ओके, हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो AWS सॉल्यूशन एसोसिएट आर्किटेक्ट का जो लास्ट क्लास मैंने अपलोड किया था या फिर लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, उसमें हमने देखा था कि AWS में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। तो बहुत सारा सर्विसेज है, जिसमें से कुछ सर्विसेज मैंने इसमें लिखा था, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। उसके बाद उसमें हमने डिस्कस किया था कि AWS EC2 जो है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, तो वो क्या होता है और उसको क्यों यूज़ किया जाता है। तो हमने देखा था कि EC2 सर्विस जो है उसको यूज़ किया जाता है टू लॉन्च वर्चुअल मशीन्स, एंड इन AWS क्लाउड जो वर्चुअल मशीन होता है उसको हम कहते हैं EC2 इंस्टेंस, ठीक है। और ये हमें पता है, लास्ट क्लास में हमने ये सब देखा था। और हमको ये भी पता है कि अगर हमें EC2 सर्विसेज जो है, EC2 देखो, इसमें EC2 और एक चीज़ है, EC2 AEC2, इसमें C2 क्यों बोला जाता है? बिकॉज E का मतलब होता है इलास्टिक, ठीक है। और इसमें डबल C का दो वर्ड है, एक होता है इलास्टिक कंप्यूट, ठीक है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ठीक है ना। तो ये लास्ट क्लास में मैंने नहीं बोला होगा। तो इसका मतलब ये है EC2, C2 का मतलब इसमें दो C है, कंप्यूट एंड क्लाउड, ठीक है। तो इसीलिए EC2 बोला जाता है। तो EC2 जो सर्विस है उसी को हम यूज़ करके वर्चुअल मशीन लॉन्च किया जाता है। तो उसके लिए AWS क्लाउड में आपको प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट मिल जाएंगे। वो OS रिलेटेड भी हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी हो सकता है। और कहाँ कहाँ मिलता है, AMI हमने देखा था कि EC2 सर्विस में भी मिलेगा, मार्केट प्लेस में भी मिलता है, कम्युनिटी में भी मिलता है, और या फिर आपका एक एग्जिस्टिंग सर्वर है, उस सर्वर से भी हम AMI क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। और ये वाला PDF जो है, लास्ट क्लास का जो वीडियो है उसमें मैंने अपलोड नहीं किया था, लेकिन आज वाला जो वीडियो होगा जो आपको मिलेगा यूट्यूब में, उसका डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो ये वाला PDF का डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो और हाँ, और लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि EC2 इंस्टेंस टाइप्स क्या क्या टाइप्स होता है। तो डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट, जो भी हमारा मतलब हम लोगों का जो रिक्वायरमेंट होगा, उसी के बेसिस पे हमें EC2 इंस्टेंस टाइप जो है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। जो साइज होगा, चाहे हमें जो रैम चाहिए, जो या फिर स्टोरेज चाहिए, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें EC2 इंस्टेंसेस सिलेक्ट या चूज करना पड़ता है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोगों का फ्री टियर अकाउंट है, फ्री टियर अकाउंट के साथ जो EC2 इंस्टेंस दिया जाता है बाय AWS for our lab practice, and that EC2 instance type is known as T2.micro। तो ये क्या होता है, ये फ्री होता है। और हम लोगों ने जो अकाउंट क्रिएट किया है AWS क्लाउड के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो फ्री टियर अकाउंट होता है। तो फ्री टियर अकाउंट के लिए हमें T2.micro वाला जो है, यही वाला EC2 इंस्टेंस टाइप हमें यूज करना होगा। अदरवाइज अगर हमने कोई दूसरा EC2 इंस्टेंस ले लिया तो हमें बिल भरना पड़ सकता है या पड़ेगा, ठीक है, हो गया। तो उसी चैप्टर में से वो मैंने, अब देखेंगे तो वीडियो मैंने ऐसे अपलोड किया था कि आप यूट्यूब चैनल में जाके देखेंगे तो डे 3.1 इस हिसाब से मैंने अपलोड किया था लास्ट वाला वीडियो। और उसमें लिखा होगा AWS EC2 पार्ट 1, ऐसे मैंने अपलोड किया था। तो आज वाला जो वीडियो होगा वो मैं अपलोड करने वाला हूँ डे 3.2 और AWS EC2 पार्ट 2। तो आज पार्ट 2 वाला वीडियो अपलोड होगा, लेकिन PDF वही है, ठीक है, वही वाला PDF है जो आज वाला वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आज क्या है, देखो, डिस्कस करने लायक चीज वो ये है, EC2 इंस्टेंसेस प्रोसेसिंग ऑप्शंस। देखो, जब भी हम EC2 लेंगे या फिर हमें EC2 लेना पड़ेगा, तो उस टाइम हमें EC2 को परचेस करना पड़ता है, ठीक है। तो परचेस करने के लिए AWS में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो हमें देखना है। वो देखो क्या लिखा है इसमें कि EC2 इंस्टेंसेस दोस आर ऑन रनिंग स्टेट, यू मस्ट पे फॉर दोस बेस्ड ऑन यूजर्स। जो भी रनिंग स्टेट में आपका इंस्टेंसेस होगा, वर्चुअल मशीन्स होगा, तो जो जितना यूज होगा, जितना आवर, जितना घंटे आपको यूज करना है, उसी के बेसिस पे आपको पे भी करना है, ये आपको पता है। बट द अमाउंट दैट यू आर चार्ज ऑन पर आवर कैन वेरी बेस्ड ऑन 3 प्राइसिंग ऑप्शंस। लेकिन कितना अमाउंट पे करना होगा,
देखो पे तो करना है। एक मैंने वर्चुअल मशीन ले लिया, सपोज दिस इज माय सर्वर, ठीक है। ये मैंने एक पीएम का मतलब सर्वर, दैट मीन्स EC2, ठीक है। ये एक EC2 इंस्टेंस है। इसमें मैं कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दो, ठीक है। लाइक मान लीजिए इसमें मेरा विंडोज सर्वर 2019 डाला हुआ है, ठीक है। तो ये एक मेरा सर्वर है, ठीक है। अभी देखो इसका मुझे पेमेंट करना है, किसको, AWS को पेमेंट करना है, लेकिन कितना पेमेंट करना होगा, कितना, पर आवर के हिसाब से तो मुझे पे करना है, लेकिन कितना करना है, अमाउंट कितना देना पड़ेगा, तो वो डिपेंड करता है प्राइसिंग ऑप्शंस पर, ठीक है। तो उसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, प्राइसिंग ऑप्शंस। जब भी हम EC2 परचेज करते हैं तो उसमें AWS में आपको 3 टाइप्स ऑफ प्राइसिंग ऑप्शंस मिल जाएगा। एंड वो ऑप्शंस क्या होता है, एक होता है ऑन डिमांड इंस्टेंसेस, एक होता है रिजर्व इंस्टेंसेस, और एक होता है स्पॉट इंस्टेंसेस। देखो देयर आर 3 ऑप्शंस और वेज टू परचेज EC2 इंस्टेंसेस, ऑन डिमांड, रिजर्व एंड स्पॉट, ठीक है। स्पॉट इंस्टेंसेस, ऑन डिमांड कुछ नहीं है, ऑन डिमांड वही है जो हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में जब हम एक भी वर्चुअल मशीन जब इंस्टॉल या लॉन्च करेंगे, वही होता है ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब मुझे अब चाहिए, अभी मुझे ज़रूरत है, ठीक है। अभी मुझे ज़रूरत है, मुझे एक सर्वर चाहिए, और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं EC2 सर्विस यूज़ करके AWS क्लाउड के अंदर मैं अपना सर्वर लॉन्च करने वाला हूँ। मुझे टोकने वाला कोई नहीं है, रोकने वाला मुझे कोई नहीं है, ठीक है। और मुझे अभी चाहिए, मैं अभी करूँगा, वही होता है ऑन डिमांड। मुझे नहीं चाहिए, मैं वो सर्वर बाद में डिलीट भी कर सकता, मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो वो होता है ऑन डिमांड इंस्टेंसेस, ठीक है। तो देखिए ऑन डिमांड में क्या होगा, ऑन डिमांड में आपको क्या क्या मतलब थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं ऑन डिमांड का। इट रेफर्स दैट प्राइस फॉर दोस इंस्टेंस टाइम्स व्हिच आर पब्लिश्ड ऑन AWS क्लाउड बेस्ड ऑन आवर, मतलब AWS क्लाउड के अंदर जो भी EC2 इंस्टेंसेस आपको मिल रहा है, जो आप पब्लिश करने वाले हो, ठीक है। तो उसका जो प्राइस होगा घंटे के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से जो भी होगा, वही होता है ऑन डिमांड। मतलब वही है जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था ना, ऐसा कि आपने मान लीजिए AWS क्लाउड में मैं फिलहाल लॉगिन हूँ, हाँ, तो इसमें सर्विसेज जो है, सर्च में आप अगर EC2 टाइप किया, सर्च किया, तो EC2 में आप क्लिक कीजिए। जब आप EC2 में क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए EC2 सर्विसेज ओपन है। फिलहाल मैं मुंबई रीजन में हूँ, inoles_root इज द रूट यूजर, ठीक है। और इसमें देखिए इंस्टेंसेस, ये इंस्टेंसेस है, ये सब हमें यूज करना है बाद में। देखो इंस्टेंसेस, इंस्टेंस टाइप्स तो मैंने दिखा दिया लास्ट क्लास में। लॉन्च टेम्पलेट, अब टेम्पलेट भी लॉन्च कर देखिए, ये देखो स्पॉट रिक्वेस्ट, उसके बाद रिजर्व इंस्टेंसेस, डेडिकेटेड होस्ट, कैपेसिटी रिजर्वेशन, लेकिन इसमें ऑन डिमांड बोल के कुछ नहीं है। मतलब क्या है, मान लीजिए मुझे एक इंस्टेंस इसमें लॉन्च करना है, EC2 लॉन्च करना है, कहाँ लॉन्च करना है, ये मुंबई रीजन में, दिस इज माय मुंबई रीजन। इस रीजन के अंदर मुझे एक EC2 इंस्टेंस, मुझे एक वर्चुअल मशीन लॉन्च करना है। तब मुझे करना क्या होगा, यहाँ इंस्टेंसेस पे मुझे क्लिक करना है, उसके बाद ये देखिए लॉन्च इंस्टेंस, यहाँ मुझे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद फर्दर स्टेप जो भी हो वो हमें करना होगा। ये वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को यूज करके मैं जो भी इंस्टेंसेस लॉन्च करने वाला हूँ, उसी को बोलता है ऑन डिमांड इंस्टेंसेस। मतलब मुझे अभी चाहिए, आई एम गोइंग टू लॉन्च माय सर्वर, मुझे नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर दूंगा, उसको टर्मिनेट कर दूंगा, ठीक है। और अगर मैंने लॉन्च किया तो उसका बिल कैसे होगा, उसका बिल क्या बिल रहेगा, उसका घंटे के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से उसका बिल आना शुरू हो जाएगा। यूजेस जितना भी मैंने यूज किया उसी के हिसाब से बिल आना शुरू होगा। दैट इज नोन एज ऑन डिमांड इंस्टेंसेस, ठीक है। हो गया। इट रिक्वायर्स, देखो इट रिक्वायर्स नो अपफ्रंट कमिटमेंट टू लॉन्च इंस्टेंसेस, मतलब कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए कि अपफ्रंट, मतलब पहले आपको कोई डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि मुझे ऐसा काम करना होगा, तो उसके लिए मुझे इस टाइप का इंस्टेंसेस चाहिए, ऐसा चाहिए, मतलब कोई प्लानिंग नहीं चाहिए, कोई अपफ्रंट मतलब पहले से ही कोई कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए बस आप लॉन्च कर दीजिए, ठीक है। यही होता है ऑन डिमांड। कस्टमर्स हैज कंट्रोल ओवर द इंस्टेंसेस व्हाइल लॉन्च एंड टर्मिनेट। अभी देखो ऑन डिमांड इंस्टेंसेस जो होता है उसमें कस्टमर का कंट्रोल होता है। क्यों, कस्टमर कैन लॉन्च इट, कस्टमर, आप, मैं, हम लोग कस्टमर है, हम क्या करेंगे, जब हमें चाहिए वी आर गोइंग टू लॉन्च द सर्वर, ठीक है। नहीं चाहिए हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। दैट मीन्स क्या है, कंट्रोल जो है वो हम लोग पे, हम लोगों पे है, ठीक है। वी कैन कंट्रोल इट, ठीक है।
नेक्स्ट होता है इट इज द लीस्ट कॉस्ट इफेक्टिव अमंग दोज थ्री प्राइसिंग ऑप्शंस, फ्लेक्सिबल आल्सो बिकॉज इट अलाउज कस्टमर्स टू प्रोविजन वैरायटी लेवल ऑफ अनप्रेडिक्टेबल वर्कलोड। ये देखो, ये लीस्ट कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब इसका कॉस्ट जो होता है लीस्ट होता है। ये जो बाकी तीन जो है ना, रिजर्व, स्पॉट, इंस्टेंसेस, इनसे भी कम होता है, इसका लीस्ट कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, आप वैरायटी, डिफरेंट, अनप्रेडिक्टेबल वर्कलोड का मतलब क्या है, आज सपोज आपको कुछ टेस्टिंग करना है तो आपने टेस्टिंग के लिए यूज किया, कल सपोज आपको किसी और काम के लिए यूज करना है तो आप किसी और काम के लिए यूज कर सकते, लेकिन आज आपका प्लानिंग नहीं है कि कल मुझे क्या करना है। ठीक है, आपने सर्वर लॉन्च कर दिया, लेकिन किसके लिए लॉन्च किया आपका कोई आइडिया नहीं था, आपने कोई प्लानिंग भी नहीं किया। ठीक है, तो अनप्रेडिक्टेबल जो भी वर्कलोड है, वैरायटी लेवल ऑफ वर्कलोड, वो सब आप ऑन डिमांड इंस्टेंसेस यूज करके कर सकते हो। ठीक है, हो गया, तो वो है ऑन डिमांड इंस्टेंसेस। ठीक है, उसके बाद रिजर्व इंस्टेंसेस। रिजर्व इंस्टेंसेस कहाँ मिलता है ये सब, देखिए आप, मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। जब आप AWS मैनेजमेंट कंसोल में लॉगिन करेंगे कि हाँ EC2, यहाँ जब आप EC2 सर्च करेंगे, EC2 सर्विसेज जब सर्च करेंगे, इसमें आता है ये सब, देखा, रिजर्व इंस्टेंसेस। ये रिजर्व इंस्टेंसेस अगर क्लिक किया तो देखो परचेस रिजर्व इंस्टेंसेस। ठीक है, डेडिकेटेड होस्ट अगर चाहिए, डायरेक्टली एक होस्ट चाहिए तो एलोकेट डेडिकेटेड होस्ट। कैपेसिटी रिजर्वेशन, आप रिजर्वेशन कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी जो है वो भी आप रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये सर स्पॉट इंस्टेंसेस, स्पॉट रिक्वेस्ट, देखा, ये स्पॉट रिक्वेस्ट अगर क्लिक किया तो रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टेंसेस। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, क्या होता है अभी हम देखेंगे कि स्पॉट इंस्टेंसेस क्या होता है, रिजर्व रिजर्व इंस्टेंसेस क्या होता है, वो सब हम देखते हैं। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग ऑप्शंस होता है। ठीक है, रिजर्व इंस्टेंसेस क्या होता है, देखिए अभी, इट अलाउज कस्टमर्स टू रिजर्व कैपेसिटी फॉर प्रेडिक्टेबल वर्कलोड्स व्हाइल लॉन्चिंग इंस्टेंसेस। जब आपने लॉन्च किया इंस्टेंसेस, प्रेडिक्टेबल मतलब आपको पता है जो भी वर्कलोड आपका जो भी काम होगा। ठीक है, एंड अलाउज कस्टमर टू रिजर्व कैपेसिटी, आप कैपेसिटी रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, इट इज कैपेसिटी, हाँ क्या है, अभी थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ मैं। इट इज 75% चीपर देन ऑन डिमांड आवरली रेट। तो ऑन डिमांड में जो खर्चा होता है उससे ये 75% चीपर होता है, सस्ता होता है। ठीक है, इट अलाउज कस्टमर टू रिवर्स इंस्टेंस टाइप AG फॉर दैट रिजर्व इंस्टेंट एट लोअर आवरली कॉस्ट। मतलब क्या है, ये कस्टमर को अलाउ करता है टू रिवर्स इंस्टेंस टाइप। मान लीजिए आपने पहले T2 डॉट नैनो लेके रखा था, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे इसको चेंज करके कोई दूसरा इंस्टेंस टाइप लेना है तो आप ले सकते हो रिजर्व इंस्टेंस में। और जो AG है, मान लीजिए आपने मुंबई जो रीजन है उसमें 3 AG होता है ना, AG1A होता है, AG1B होता है एंड AG1C होता है। मान लीजिए आपने पहले सर्वर जो है वो लॉन्च किया था AG1A पे, यहाँ लॉन्च किया था, अभी आप चाहते हो कि नहीं मैं सर्वर को चेंज करके AG1B में लेके जाता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। रिजर्व इंस्टेंसेस वो allow करते हैं और वो कम खर्चे में होता है, आवर्ली हिसाब में जो होता है वो खर्चा भी कम होता है। It allows that capacity in AWS data centers is reserved for that customer। ठीक है, तो उस कस्टमर के लिए क्या होता है, एक AWS डाटा सेंटर जो होता है उसमें क्या होता है, उस कस्टमर के लिए कैपेसिटी रिजर्व हो जाता है। ठीक है, there are two factors that determine the cost of the reservation and they are the term commitment and the payment option। ठीक है, अभी ये चीज क्या है, देखो, there are two factors that determine the cost of the reservation। या अभी जो हम जो रिजर्वेशन करेंगे उसका कॉस्ट कितना होगा, कितना खर्चा होगा, तो वो डिपेंड करता है आपका टर्म कमिटमेंट पे और उसके बाद पेमेंट ऑप्शन में। अभी टर्म कमिटमेंट क्या होता है, देखिए, टर्म कमिटमेंट होता है इज द ड्यूरेशन ऑफ द रिजर्वेशन, मतलब कितने दिन के लिए आपको रिजर्व करना है एक इंस्टेंस, कितने दिन के लिए, कैन बी 1 ईयर और कैन बी 3 years। सर लॉन्गर कमिटमेंट मीन्स बिगर डिस्काउंट। ठीक है, तो आपको 1 साल के लिए चाहिए एक इंस्टेंस, या 6 महीने के लिए चाहिए, ठीक है, या 2 साल के लिए चाहिए, या 3 साल के लिए चाहिए, मैक्सिमम आई थिंक 3 साल के लिए होता है। ठीक है, समझ में आया, तो जितना लॉन्गर कमिटमेंट होगा उतना ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, उतना ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो रिजर्व का मतलब क्या है, यू आर गोइंग टू रिजर्व एन इंस्टेंस इन AWS क्लाउड। क्लाउड के अंदर आप एक इंस्टेंस जो है उसको आप रिजर्व कर रहे हो, और कितने दिन के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, टर्म कमिटमेंट होता है 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, ऐसा
ठीक है। ऐसा ड्यूरेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, रिजर्व कर सकते हो एक इंस्टेंस को इन AWS क्लाउड। ठीक है, हो गया। अभी रिजर्व तो आपने कर दिया। अभी क्या है, देयर आर 3 डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस फॉर रिजर्व इंस्टेंसेस। अभी ये जो रिजर्व इंस्टेंसेस आपने लेके रखा है, तो उसके लिए पेमेंट भी करना है, तो उसका पेमेंट के लिए 3 डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस होता है उसमें। क्या, एक होता है ऑल अपफ्रंट। ऑल अपफ्रंट का मतलब अपफ्रंट पेमेंट फॉर द रिजर्वेशन, नो मंथली चार्जेस फॉर द कस्टमर ड्यूरिंग द टर्म। मतलब अपफ्रंट, देखो अपफ्रंट पेमेंट फॉर द रिजर्वेशन दैट मीन्स क्या है, पहले ही आपने पेमेंट कर दिया। सपोज मैंने एक सर्वर, एक वर्चुअल मशीन जो है, मैंने एक साल के लिए मुझे रिजर्व करना है। ठीक है, मुझे एक साल के लिए एक EC2 इंस्टेंस रिजर्व करना है, तो उसका खर्चा मान लीजिए 10,000 रुपया आने वाला है, 10,000। ठीक है, आने वाला है। तो मैंने क्या कर दिया, आज रिजर्व किया और आज ही मैंने 10,000 एडवांस पेमेंट कर दिया। वो होता है ऑल अपफ्रंट पेमेंट। अपफ्रंट का मतलब मैंने आज ही कर दिया पेमेंट। तो अगर अगर मैंने आज ही कर दिया, 6 महीने के लिए मैं रखने वाला हूँ उस सर्वर को, 10,000 बिल आने वाला था और 10,000 मैंने आज ही पेमेंट कर दिया, दैट मीन्स क्या होगा, मंथली बिल आएगा क्या मेरा, नहीं आएगा। तो वही बोला कि नो मंथली चार्जेस फॉर द कस्टमर ड्यूरिंग द टर्म, तो उसी टर्म में उसका बिल नहीं आएगा बिकॉज उसने पहले ही पेमेंट कर दिया। ठीक है, ये वाला एक ऑप्शन अवेलेबल है। पार्शियल अपफ्रंट क्या होता है, पार्शियल मतलब थोड़ा दे दिया, थोड़ा बाद में दूंगा, वही है पे पार्शियल अमाउंट एज अपफ्रंट। पहले थोड़ा सा दे दिया, मतलब 5,000 पहले दे दिया एंड रेस्ट अमाउंट विल बी पेड बाय मंथली, और बाकी जो अमाउंट है वो मैं मंथली पेमेंट करने वाला हूँ, वो होता है पार्शियल अपफ्रंट। ठीक है, समझ में आया। तो ये होता है पेमेंट ऑप्शन, पहले पे कर दो या फिर पार्शियली पे कर दो, या फिर नो अपफ्रंट। नो अपफ्रंट का मतलब क्या है, पे द एंटायर अमाउंट फॉर रिजर्वेशन मंथली। या फिर नो अपफ्रंट का मतलब क्या है, मैंने पहले कुछ भी पेमेंट नहीं किया, ना फुल पेमेंट किया ना पार्शियल पेमेंट किया, मैंने बोल दिया कि मैंने रिजर्व कर दिया और मंथली जो भी बिल आएगा आने दो, मैं मंथली पेमेंट करता जाऊंगा, वो होता है नो अपफ्रंट। ठीक है, एंड विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज लार्जर द मोर द कस्टमर पे अपफ्रंट। देखना, जितना भी अपफ्रंट, वो बिजनेस स्ट्रेटेजी होता है, पता ही है आपको। ठीक है, जितना भी, अगर आप मेरे पास क्लास करने आते हो, मान लीजिए आपने बोला कि मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, मैंने बोला कि मेरा कोर्स फीस जो है 10,000 है, 2 इंस्टॉलमेंट में आपको मिलेगा। आपने अगर बोल दिया कि नहीं, मैं 10,000 एक ही इंस्टॉलमेंट में देना चाहता हूँ, फर्स्ट टाइम ही मैं पे करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा दे दो, मैंने बोल दिया ठीक है एक साथ दे रहे हो तो 9,000 दे दो। ठीक है, मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ उसमें। ठीक है, लेकिन इंस्टॉलमेंट में अगर पे करना है तो हो सकता है मैं डिस्काउंट ना ना दूं, है कि नहीं। तो वही सब चीजें हैं, मतलब जितना तुम्हारा मतलब अपफ्रंट पेमेंट जितना ज्यादा होगा, मान लो किसी ने 1 लाख रुपया पे कर दिया तो उसको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि रिजर्व कर दिया लेकिन पहले ही उसने पेमेंट कर दिया, तो उसको डिस्काउंट ज्यादा मिलने का चांसेस होता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद इफ योर कंप्यूट नीड चेंज, ठीक है, यू कैन मॉडिफाई द रिजर्व इंस्टेंसेस ऑल्सो। अगर आपको कुछ चेंजेस की जरूरत है तो आप रिजर्व इंस्टेंसेस में चेंज कर सकते हो। मॉडिफिकेशन डज नॉट चेंज द टर्म, और ये जो मॉडिफिकेशन करते हो वो टर्म चेंज नहीं होता। मतलब मान लीजिए आपने 1 साल का टर्म लिया था, तो वो टर्म 1 साल के लिए रहेगा, लेकिन मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, द एंड डेट ऑफ द टर्म विल रिमेन सेम। मतलब जो भी एंड डेट था, आपने जो भी टर्म रिजर्व किया था, उसका एंड डेट, जो भी लास्ट डेट था, वो सेम ही रहेगा। मॉडिफिकेशन करने से भी वो चेंज नहीं होगा। नो नीड टू पे फॉर मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन के लिए पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। एंड यू डू नॉट रिसीव एनी न्यू बिल्स और इनवॉइसेस। और ये जो मॉडिफाई किया, जो भी चेंजेस किया, उसके लिए पेमेंट तो करना नहीं चाहिए, और उसके लिए ना ही कोई नया बिल जनरेट होगा, ना ही कोई इनवॉइसेस जनरेट होगा। ठीक है, द फॉलोइंग आर अलाउड इन मॉडिफिकेशन। और आप क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो रिजर्व इंस्टेंसेस में, यू कैन स्विच एजी विद इन द सेम रीजन। मान लीजिए आप मुंबई रीजन में था, मुंबई में एजी 1A में आपका पहले सर्वर एक था, आप उसी को स्विच करके आप एजी 1B में लेके जा सकते हैं, लेकिन रीजन वही रहेगा मुंबई। आप रीजन चेंज नहीं कर सकते, मतलब सेम रीजन के अंदर आप एजी जो है, एजी आप चेंज कर सकते हो रिजर्व इंस्टेंसेस में। ठीक है, समझ में आया। एक आपका इंस्टेंस है जो कि रिजर्व है, जो कि मान लीजिए मुंबई रीजन का एजी अवेलेबिलिटी जोन जो है वो 1A पे है, मान लीजिए। अभी आप चाहते हो कि यही रिजर्व इंस्टेंस मुझे AG1A से स्विच करके AG1B में लेके जाना है, तो आप कर सकते हो, लेकिन उसी रीजन में होगा जो कि मुंबई है।
मुंबई रीजन के अंदर, आप किसी दूसरे रीजन में नहीं लेके जा सकते, ठीक है, ये पॉसिबल है, विद इन द रीजन नहीं होगा, मतलब डिफरेंट रीजन में नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है यू कैन चेंज बिटवीन EC2 VPC एंड EC2 क्लासिक। आप EC2 VPC जो होता है VPC भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। VPC क्या है हमको बाद में मिलेगा। यू कैन चेंज द इंस्टेंस टाइप, आप टाइप चेंज कर सकते हो, मान लो T2 माइक्रो है, आप T2 नैनो कर सकते हो, आप इंस्टेंस टाइप चेंज कर सकते हो विद इन द सेम इंस्टेंस फैमिली, लेकिन फैमिली जो होगा वो सेम होना चाहिए। मान लीजिए आपने ये टी फैमिली लिया था, ठीक है, टी फैमिली, तो T2 आपने मान लीजिए माइक्रो लिया था, माइक्रो, ठीक है। अब इस इंस्टेंस टाइप चेंज करना चाहते हो तो आप T2 सपोज नैनो ले सकते हो, मतलब ये फैमिली क्या हो गया T2, ये फैमिली सेम है, फैमिली सेम हो गया तो ये आप कर सकते हो, लेकिन T2 से आप मान लीजिए X सीरीज में नहीं जा सकते, P सीरीज में नहीं जा सकते, तो ये फैमिली जो है ये भी सेम होना चाहिए, तो ऐसा अलाउड है एंड अलाउड फॉर लिनक्स इंस्टेंसेस ओनली। तो ये जो इंस्टेंस टाइप आप चेंज कर सकते हो विद इन द सेम फैमिली, दिस इज पॉसिबल फॉर ओनली लिनक्स इंस्टेंसेस। अगर लिनक्स इंस्टेंसेस है तब जाके ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये था रिजर्व इंस्टेंसेस, तो ऐसे आप रिजर्व कर सकते हो, ठीक है। स्पॉट इंस्टेंसेस क्या है, देखो स्पॉट इंस्टेंसेस क्या होता है, वो है it offers greatest discount suitable for such workload that are not time critical and that can be interrupted, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें हाईएस्ट डिस्काउंट देता है, स्पॉट इंस्टेंसेस में हाईएस्ट डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। और ये सुइटेबल कैसा होता है, फॉर सच वर्कलोड, उस टाइप का काम विच आर नॉट टाइम क्रिटिकल एंड मतलब टाइम क्रिटिकल जो टाइम क्रिटिकल नहीं होता है एंड दैट कैन बी इंटरप्टेड, जिसको तुम इंटरप्ट कर सकते हो। मान लीजिए ऐसा है, मैंने एक इंस्टेंसेस लॉन्च किया, ठीक है, उसमें मेरा काम चल रहा है, लेकिन अगर AWS चाहे तो मुझे बोल सकता है कि वो वाला इंस्टेंस जो तुमने लेके रखा है वो हमें वापस कर दो, तो उसमें मेरा काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ AWS को कोई मतलब नहीं है, वो इंटरप्ट कर सकता है, ठीक है, समझ में आया ना, तो वो इंटरप्ट कर सकता है। तो उस टाइप का अगर सिनारियो है तो उस टाइम में स्पॉट इंस्टेंसेस बुक किया जाता है, ठीक है। विद स्पॉट इंस्टेंसेस कस्टमर्स आर अलाउड टू स्पेसिफाई प्राइस फॉर डिजायर्ड इंस्टेंस टाइप दैट वी वांट टू यूज। व्हेन द कस्टमर्स बिड प्राइस इज अबव द करंट स्पॉट प्राइस देन द कस्टमर विल रिसीव द रिक्वेस्टेड इंस्टेंसेस, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है स्पॉट इंस्टेंसेस में, इसमें जैसा ऑक्शन होता है ना, ऑक्शन जैसा होता है, ठीक है। तो इसमें ऑक्शन किया जाता है कि हाँ ये वाला इंस्टेंस है, मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, आप इतना दे रहे हो, कोई इतना दे रहा है, तो उसमें एक बीट प्राइस होगा ना, तो अगर वो बीट प्राइस मतलब अचीव कर गया तो AWS क्या करेगा, वही वाला इंस्टेंस उस कस्टमर को दे देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बोली लगाया जाता है, मतलब ऑक्शन जैसा होता है, ठीक है, ऑक्शन जैसा होता है। तो हर कस्टमर जो है इंस्टेंस के लिए क्या बोली लगाएगा, बोली समझ में आया ना, बोली का मतलब ऑप्शन लगाएगा कि हाँ मैं इतना देने वाला हूँ, मैं इतना देने वाला हूँ। तो AWS क्या करेगा, एक बीट प्राइस रख देगा, अगर ये वाला प्राइस मीट हो गया दैट मीन्स वही कस्टमर को वो इंस्टेंसेस दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है स्पॉट इंस्टेंसेस। This instances operates like other AWS EC2, same AWS EC2 का जो other instances है उसी टाइप से ये भी काम करता है, and the customers will pay only the spot price for the hours that instances runs। तो इस समझ में आया, और कस्टमर क्या पे करेगा, स्पॉट प्राइस, उसी टाइम जिस टाइम उसने बुक किया था स्पॉट प्राइस, तो उसी टाइम जब उसने स्पॉटली उस इंस्टेंस को बुक किया था, लिया था, उसी टाइम जो प्राइस में वो इंस्टेंस सेल होने वाला था, ठीक है, सेल होने वाला था, ठीक है, सोल्ड आउट होने वाला था, तो उसी प्राइस को वो पे करता है, ठीक है, हो गया। द इंस्टेंसेस रन विल रन अनटिल, और ये इंस्टेंस कब तक रन होता रहेगा, जब तक रन होगा, पेमेंट तो आपने दे दिया क्योंकि स्पॉट इंस्टेंसेस आपने ले लिया कि हाँ मुझे स्पॉट इंस्टेंस चाहिए, इतना पैसा सपोज 2000 रुपया चाहिए, मैंने 2000 रुपया दे दिया, मुझे इंस्टेंस मिल गया और मेरा इंस्टेंस चल रहा है अभी, लेकिन उस इंस्टेंस को इंटरप्ट किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन कब तक रन होगा, मतलब कब तक चलता रहेगा वो, द कस्टमर टर्मिनेट्स देम, अगर कस्टमर ने उसको टर्मिनेट नहीं किया तब तो वो चलता रहेगा। हो सकता है आपने स्पॉट इंस्टेंस ले लिया और आपने उसको खुद ही डिलीट कर दिया कि मुझे अब जरूरत नहीं है, मेरा काम खत्म हो गया, जिसके लिए मैंने लिया था वो काम मेरा कंप्लीट हो गया, अभी इस इंस्टेंस को मैं डिलीट कर देता हूँ, टर्मिनेट कर देता हूँ, तब तो ये डिलीट हो गया। दूसरा पॉइंट है द स्पॉट प्राइस गोस
above the customer bid price। अभी मान लीजिए मैंने 2000 रुपीस में ले लिया था, ठीक है, लेकिन लेकिन क्या हो रहा है, वही स्पॉट प्राइस जो है AWS क्लाउड में अभी सपोज वो इंक्रीज होके 3000 हो रहा है, 3000, तब क्या होगा, मैंने 2000 में लिया था, अभी कितना आ रहा है, 3000 आ रहा है, तब AWS जो है मुझे बोलेगा भाई या तो आप 3000 मुझे दे दो इस इंस्टेंस के लिए, नहीं तो आप छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि अभी इसका रेट बढ़ गया है, रेट इंक्रीज हो गया 3000 में, मुझे कोई दूसरा कस्टमर है 3000 देने वाला, ठीक है, AWS बोलेगा कि मुझे इसी इंस्टेंस के लिए दूसरा कस्टमर है जो कि मुझे 3000 पे करने वाला है, लेकिन आपने तो 2000 में लिया था, ठीक है, तो या तो आप मुझे 3000 दे दो, 3000 दे दो, या फिर आप छोड़ दो, ठीक है ना, तो ऐसा होता है। या फिर देयर इज नॉट एनफ अर्निस्ट कैपेसिटी टू मीट द डिमांड फॉर द स्पॉट, और अगर कोई स्पॉट इंस्टेंसेस जो देखो, देयर इज नॉट एनफ अर्निस्ट कैपेसिटी टू मीट द डिमांड फॉर स्पॉट, मतलब एनफ अनयूज्ड कैपेसिटी, आपका जो अनयूज्ड कैपेसिटी टू मीट द डिमांड फॉर स्पॉट इंस्टेंसेस, तो स्पॉट इंस्टेंसेस लेने के लिए जो उसका कैपेसिटी होता है वो अगर नहीं है, मान लीजिए, ठीक है, वो खत्म हो गया, तब भी क्या होगा, आपको ये मतलब ये छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, देयर इज नॉट एनफ अर्निस्ट कैपेसिटी टू मीट द डिमांड फॉर स्पॉट इंस्टेंसेस, ठीक है, हो गया, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस व्हेन आपको स्पॉट इंस्टेंसेस छोड़ना पड़ेगा, तो स्पॉट इंस्टेंसेस ऐसा होता है, इस टाइप का होता है स्पॉट इंस्टेंसेस। If Amazon EC2 needs to terminate a spot instance, the instance will receive a termination notice providing a 2-minute warning prior to Amazon EC2 terminating the instance. Because of the possibility of interruption, spot instances are used for short-term workload like testing, media encoding, scientific computing, etc. मतलब इसमें ये लिखा है कि मान लीजिए आपने एक स्पॉट इंस्टेंस ले लिया और वो 2000 में लिया था, सपोज 2000 में, ठीक है, अभी उसका बिड प्राइस जो है वो 3000 हो रहा है, ठीक है, और अमेज़न ने आपको नोटिस भेज दिया, आपको नोटिस कर दिया कि देखिए आपने जो स्पॉट इंस्टेंस लिया था अभी उसका प्राइस 3000 है, या तो आप मुझे 3000 दे दो, नहीं तो आप क्या कर दो, आप छोड़ दो, क्विट कर दो, वो इंस्टेंस आप क्विट कर दो, ठीक है, और ऐसा जो है एक नोटिस दिया जाएगा, उसी नोटिस के अंदर उसमें एक टाइम पीरियड मेंशन होगा कि इसी टाइम के अंदर आपको कंफर्मेशन देना है कि आपको ये इंस्टेंस रखना है या नहीं रखना है, अगर रखना है तो ठीक है, आप प्राइस दे दो, जो एक्स्ट्रा पेमेंट हो वो पे करो, अगर नहीं रखना है, ठीक है, और उसी टाइम पीरियड के अंदर अगर अमेज़न को कंफर्मेशन नहीं मिला तो अमेज़न खुद ब खुद उस इंस्टेंस को डिलीट कर देगा फॉर दैट कस्टमर, उस कस्टमर के पास वो इंस्टेंस नहीं रहेगा, वो ले लेगा, वो इंटरप्ट कर देगा, तो इसीलिए क्या होता है, स्पॉट इंस्टेंसेस नॉर्मली यूज किया जाता है जो शॉर्ट टर्म वर्कलोड होता है ना, मान लो किसी ने कोई टेस्टिंग करना था, एक वेबसाइट डेवलप किया 2 दिन में, ठीक है, 2 दिन के लिए एक इंस्टेंस चाहिए, उसके बाद उसको इंस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा जो कुछ किसी ने कुछ प्रोग्रामिंग या कोडिंग लिखा है तो कोडिंग को टेस्ट करना है, ठीक है, 1-2 दिन के लिए चाहिए उसको इंस्टेंसेस, तो उस केस में जो टेम्पोररी मतलब शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, तो उस पर्पस में क्या किया जाता है, स्पॉट इंस्टेंसेस नॉर्मली यूज किया जाता है, ठीक है, हो गया। एड्रेसिंग द इंस्टेंसेस, देखो जब आप एड्रेसिंग करेंगे इंस्टेंस को, ठीक है, उसमें क्या होता है, देखो देयर आर सेवरल वेज दैट एन EC2 इंस्टेंस इज एड्रेस व्हेन लॉन्च, जब आप EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे तो उसको एड्रेसिंग करने के लिए देयर आर वेरी बहुत सारा वे है, एक होता है पब्लिक डोमेन नेम, DNS नेम, AWS create a DNS name automatically to access your instances when launched. The DNS name persists only when the instance is running and cannot be transferred to another instance. देखिए जब भी आप एक इंस्टेंस लॉन्च करेंगे, सपोज आपने एक VM लॉन्च किया, वर्चुअल मशीन एक लॉन्च किया, तो क्या होगा, इसमें एक बाय डिफॉल्ट DNS का एक IP एड्रेस इसको मिल जाएगा, ठीक है, वो क्या करता है, AWS खुद उसको प्रोवाइड करता है और वो हम नहीं दे सकते, ठीक है ना, तो वही बोला AWS क्रिएट ए DNS नेम ऑटोमेटिकली, मतलब एक DNS का नाम आएगा, एक एड्रेस उसमें दिखा जाएगा, आपको दिखेंगे, आपको दिख जाएगा कहाँ पे, जब आप एक इंस्टेंस को लॉन्च करते हो, ठीक है, और वो तब तक रहेगा जब तक आपका इंस्टेंस रनिंग है, अगर आपने डिलीट कर दिया तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, तो आप किसी और इंस्टेंस मतलब मान लीजिए आपने एक VM लॉन्च किया, ये वाला VM सपोज VM1 इसको आपने लॉन्च किया, और इसमें जो DNS नाम आया है, DNS नाम आपने सोच लिया कि कल मैंने और एक VM लॉन्च किया VM2 बोल के, तो इसमें जो DNS नाम है इसको मैं ट्रांसफर करके VM2 के साथ अटैच कर देता हूँ, तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल, ये आप नहीं कर सकते, ठीक है, तो एवरी VM जो भी EC2 इंस्टेंस होगा
जब भी हम लॉन्च करेंगे उसके साथ क्या होगा, उसके साथ एक एक डीएनएस नेम आएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आएगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते और वो बाय डिफॉल्ट रहेगा जब तक आपका इंस्टेंस रनिंग होगा, ठीक है। उसके बाद पब्लिक आईपी जो है, देखो आपने जब भी EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना होगा तो उस टाइम आपका जो इंस्टेंस है उसको आपको रिमोटली एक्सेस करना है, ठीक है। सपोज मैं फिलहाल कहाँ हूँ, गुवाहाटी में हूँ, ठीक है। और मैंने सपोज मुंबई जो रीजन है, मुंबई में वहाँ सपोज मैंने लॉन्च कर दिया अपना इंस्टेंस, ठीक है। सपोज ये वाला देखो, ये ठीक है, ये सपोज दिस इज माय रीजन विच इज मुंबई, मुंबई रीजन। अभी मुंबई रीजन में यहाँ सपोज मैंने एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया, ठीक है। यहाँ मेरा एक सर्वर लॉन्च है, ये मेरा सर्वर है, सर्वर दैट मीन्स VM वर्चुअल मशीन इधर लॉन्च है। अभी मैं कहाँ हूँ, गुवाहाटी में हूँ। तो गुवाहाटी से अगर मुझे इस सर्वर को एक्सेस करना है तो मुझे एक्सेस कैसे करना होगा, वाया इंटरनेट, मुझे इंटरनेट से एक्सेस करना होगा। एंड इंटरनेट इज फॉर पब्लिक क्लाउड, वो पब्लिक क्लाउड होता है। दैट मीन्स क्या है, आपका जो ये वर्चुअल मशीन होगा इसमें क्या होगा, इसमें एक पब्लिक IP भी आएगा, ठीक है। जब भी आप एक इंस्टेंस लॉन्च करेंगे, आप हमेशा याद रखना उस इंस्टेंस में एक पब्लिक IP रहेगा। आप उसको इग्नोर कर सकते हो कि मुझे नहीं, मेरा इंस्टेंस में पब्लिक IP नहीं चाहिए, हम बाद में देखेंगे लैब में, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट हमको वो पब्लिक IP लेना है ताकि हम रिमोटली एक्सेस कर सकें। अगर आपने पब्लिक IP नहीं रखा तब आपको VPN वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, बिकॉज देन यू हैव टू एक्सेस योर सर्वर फ्रॉम रिमोट लोकेशन यूजिंग इंटरनेट वाया VPN। बिकॉज उस टाइम क्या होगा, जो तुम्हारा सर्वर होगा क्लाउड के अंदर उसमें क्या होगा, प्राइवेट IP होगा। और प्राइवेट IP अगर हुआ तो आप गुवाहाटी से या दिल्ली से किसी और लोकेशन, कोई भी और लोकेशन से आप इंटरनेट यूज करके अपना सर्वर एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज इंटरनेट इज फॉर पब्लिक क्लाउड। तो आपको पब्लिक IP चाहिए, तो उस टाइम क्या करना होगा, आपको VPN का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो बात की बात है, वो बाद में आएंगे। तो हमेशा आप याद रखिए कि पब्लिक IP जो है वो भी दिया जाता है किसको, जब भी हम एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं तो वही होता है पब्लिक IP, ठीक है। हो गया, तो ये सब याद रखना। पब्लिक ये ऑटोमेटिक आता है, आप हम जब लॉन्च करेंगे नेक्स्ट साथ देखना, जब भी हम एक EC2 लॉन्च करेंगे तो उस टाइम देखना, तो उस EC2 में DNS का एक नाम जो है वो ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा, ठीक है। उस EC2 में एक पब्लिक IP एड्रेस ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। और उसी IP को लेके मुझे क्या करना है, उस सर्वर को रिमोटली एक्सेस करना होगा यूजिंग इंटरनेट। तो अब वो हम लैब में देखेंगे। उसके बाद आप अपना इंस्टेंस में इलास्टिक IP भी रख सकते हैं। देखो ये पब्लिक IP जो है ना, ये एक्चुअली डायनेमिक होता है, ये डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब क्या है, ये चेंज होता रहता है। अगर आपने शट डाउन किया, ठीक है, बाद में फिर से स्टार्ट किया, हो सकता है आपका IP एड्रेस जो है वो सर्वर में चेंज हो जाए, क्योंकि ये DHCP सर्वर, AWS क्लाउड जो है ना, ये AWS क्लाउड, ठीक है, AWS क्लाउड में DHCP सर्वर होगा, ठीक है। और आपने जब वर्चुअल मशीन लॉन्च करेंगे तब क्या होगा, ये AWS क्लाउड के अंदर जो DHCP सर्वर है, दिस सर्वर विल प्रोवाइड एन IP एड्रेस टू दिस वर्चुअल मशीन। सर समझ में आया ना। तो दैट इज दिस इज द पब्लिक IP एड्रेस व्हिच विल बी प्रोवाइडेड बाय द DHCP सर्वर ऑफ द AWS खुद उसको कॉन्फ़िगर करता है, वही से उसको IP एड्रेस मिलता है पब्लिक IP। इलास्टिक का मतलब क्या है, स्टैटिक IP, स्टैटिक IP जो कि चेंज नहीं होगा। आपने अगर चाहा कि मेरा ये एक, देखो अगर आपका एक वेब सर्वर है, आपने क्लाउड के अंदर एक वेब सर्वर लॉन्च किया, तो क्या आप चाहेंगे मेरा इस वेब सर्वर का IP एड्रेस चेंज होता रहे? आप ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे ना, क्योंकि वो एक वेब सर्वर है। आप हमेशा चाहेंगे कि इसमें जो भी IP एड्रेस रहेगा वो फिक्स रहे, वो फिक्स रहे IP एड्रेस, ठीक है। तो उस टाइम अगर इस सर्वर में मुझे फिक्स्ड IP चाहिए, दैट मीन्स मुझे यहाँ एक स्टैटिक IP एड्रेस लेना होगा। और वही स्टैटिक IP एड्रेस को AWS क्लाउड में इलास्टिक IP एड्रेस बोला जाता है, ठीक है। इलास्टिक IP एड्रेस उसी को कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। और हमेशा याद रखना, इलास्टिक IP जो होता है, आप पढ़ना ये, ठीक है। इलास्टिक IP जो होता है, 5 इलास्टिक IP कैन हैव पर अकाउंट बाय डिफॉल्ट। जो भी रूट अकाउंट है, देखो इलास्टिक IP किसी सर्वर को दिया नहीं जाता है। इलास्टिक IP कैसे दिया जाता है, देखो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ 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 ये कहाँ होगा, हम्म, एक, तो इलास्टिक IP आपको कहाँ मिलेगा, आप यहाँ
लॉगिन है ना, आप यहाँ VPC सर्च कीजिए, VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जो हमको बाद में इसका लैब करना है, ठीक है। अगर आप VPC में क्लिक करेंगे तब आप देखो, ये देखो इलास्टिक आईपी, देखा इलास्टिक आईपी। अगर इसमें मैंने क्लिक किया इलास्टिक आईपी पे तो क्या आता है देखिए इसमें, ये देखो एलोकेट इलास्टिक आईपी आया ना। अभी देखो कहने का मतलब ये है, ये जो एलोकेट इलास्टिक आईपी है, मतलब इलास्टिक आईपी विल बी एलोकेटेड बाय whom, बाय AWS। AWS खुद एलोकेट करेगा, लेकिन किसको करेगा, ये एलोकेट करेगा इस अकाउंट को, रूट अकाउंट को, ठीक है। किसी सर्वर को वो एलोकेट नहीं करता है, वो क्या करता है, इस रूट अकाउंट को, जो आपका अकाउंट है उसको एलोकेट करता है। एंड बाय डिफॉल्ट AWS जो है वो एक रूट अकाउंट को 5 इलास्टिक आईपी एलोकेट करता है, 5, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 5, ठीक है। याद रखना, एक रूट अकाउंट को AWS जो है वो बाय डिफॉल्ट 5 इलास्टिक आईपी एलोकेट कर सकता है बाय डिफॉल्ट। दैट मीन्स दिस अकाउंट, ये आइनोलेस अंडरस्कोर रूट बोल के जो रूट अकाउंट है, इसको 5 इलास्टिक आईपी मिल सकता है बाय डिफॉल्ट फ्रॉम AWS। एंड ये पांचों आईपी वो यूज कर सकता है 5 सर्वर पे, स्टैटिक आईपी। मान लीजिए ये एक सर्वर हो गया, इसमें एक आईपी डाल दिया इलास्टिक, ये भी एक सर्वर है, इसमें उसने एक इलास्टिक आईपी डाल दिया, मतलब स्टैटिक आईपी, ये एक सर्वर है, ऐसा वो 5 जो है 5 सर्वर में वो इलास्टिक आईपी रख सकता है। कौन, ये वाला रूट अकाउंट जो है, ठीक है। ये 5 आईपी हो गया ना, 1 2 3 4 5। उससे अगर ज्यादा चाहिए देन दिस अकाउंट क्या करना होगा, ये अकाउंट जो है आइनोलेस/रूट, इसको क्या करना होगा, AWS को लिखना पड़ेगा, AWS से परमिशन मांगना पड़ेगा कि भाई मुझे इलास्टिक आईपी और चाहिए, 5 दिया था, 5 ऑलरेडी यूज है, मुझे और भी चाहिए तो दे दो, ठीक है। तो उस टाइम AWS ऑन रिक्वेस्ट आपको और इलास्टिक आईपी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, समझ में आया। तो इलास्टिक आईपी नॉर्मली उन सर्वर्स में यूज किया जाता है जिन सर्वर्स का आईपी एड्रेस नॉर्मली हमें हमेशा फिक्स रखना जरूरी होता है, ठीक है, जिसका आईपी चेंज होने से प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। तो उस टाइम उन सर्वर्स में हमेशा इलास्टिक आईपी, दैट मींस स्टैटिक आईपी असाइन किया जाता है। और वो आईपी एड्रेस जो इलास्टिक आईपी एड्रेस है वो हमें AWS से लेना पड़ता है। हमें लेना पड़ता है मतलब किसको देता है, वो आपका जो रूट अकाउंट है उसको एलोकेट किया जाता है बाय AWS दोस इलास्टिक आईपी। एंड मैक्सिमम आईपी इज 5, ठीक है, 5 आईपी दिया जाएगा। और वो 5 आईपी आप 5 सर्वर को 5 सर्वर जो है 5 वर्चुअल मशीन में आप असाइन कर सकते हो। उससे ज्यादा चाहिए तो आपको रिक्वेस्ट करना होगा, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिक आईपी एड्रेस, जो कि हमें बाद में लैब में देखना है, ठीक है। अभी देखो इलास्टिक आईपी जो है वो एलोकेट किया जाता है अपने अकाउंट पे, है कि नहीं। ये देखो इसमें क्या लिखा है मैंने, 5 elastic IP can have per account by default. It passes into your account even if you disassociate it from the EC2 instance. मीनिंग क्या है, सपोज दिस इज योर इंस्टेंस, ठीक है, ये आपका EC2 इंस्टेंस है, EC2 इंस्टेंस। आपने क्या किया, AWS से इलास्टिक आईपी ले लिया आपने, मतलब किसने लिया, अकाउंट ने लिया ना, रूट अकाउंट। ये जो रूट है, रूट ने क्या कर दिया, AWS से मान लीजिए 5 इलास्टिक आईपी ले लिया, 5 इलास्टिक आईपी ले लिया। उन 5 में से सपोज एक आईपी को यहाँ उसने असाइन कर दिया, आईपी असाइन कर दिया, ठीक है। अभी मान लीजिए ये वाला सर्वर जो है मुझे नहीं चाहिए, इसको मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट, ये सर्वर जो है ये डिलीट हो गया। तो डिलीट होने के टाइम क्या करना पड़ेगा, इस आईपी जो है, इस आईपी को मुझे इस सर्वर से डिस एसोसिएट करना होगा, डिस एसोसिएट, वो हम लैब में देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। देन क्या होगा, द आईपी क्या होगा, इस सर्वर से डिस एसोसिएट होगा। लेकिन डिस एसोसिएट होने के बाद ये वाला आईपी कहाँ है, अभी आपके अकाउंट में है, जो आपका रूट अकाउंट है उसी में एलोकेट किया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये आईपी आपने डिस एसोसिएट कर तो दिया, आपने अपना सर्वर से डिस एसोसिएट कर तो दिया, ठीक है, लेकिन इस आईपी के लिए अभी भी बिलिंग जो है वो काउंट होता रहेगा। क्यों, बिकॉज आईपी एड्रेस जो भी था वो इलास्टिक आईपी, वो अभी भी आपके अकाउंट में ही है। आपका जो अकाउंट है रूट अकाउंट उसी में एलोकेटेड है। आपने अभी भी उस आईपी को रिलीज नहीं किया, रिलीज का मतलब किसको, AWS को रिलीज नहीं किया, ठीक है। तो अगर आपको पेमेंट से बचना है कि ये वाला आईपी एड्रेस मुझे नहीं चाहिए बिकॉज मैंने सर्वर को डिलीट किया और ये इलास्टिक आईपी मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है, तब क्या करना होगा, आपका जो अकाउंट है उस अकाउंट से आपको इस आईपी को रिलीज करना होगा, ठीक है।
रिलीज किसको करना है? AWS को। भाई आपका आईपी एड्रेस था, आप लोग ले लो, क्योंकि ये अगर मेरे अकाउंट में रहेगा तो आप लोग तो बिलिंग काउंट करता रहेगा, है कि नहीं? तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा आपको? वो वाला आईपी जो है अपने अकाउंट से रिलीज करना है। रिलीज करना है किसको? AWS को रिलीज कर दो, भाई ले लो आपका आईपी, आप ले लो, मुझे पेमेंट भरना नहीं है, ठीक है? तो वही लिखा है, सो यू मस्ट रिलीज दिस आईपी फ्रॉम योर अकाउंट इफ यू डू नॉट नीड इट, अदरवाइज चार्जेस विल कम, ठीक है? अगर आपको इलास्टिक आईपी आपने ले लिया और वो वाला आईपी अगर आपको नहीं चाहिए, जो कि आपके अकाउंट पे एलोकेट किया जाता है, अगर आपको नहीं चाहिए, देन उस आईपी को आपको हमेशा रिलीज करना पड़ेगा किसको? AWS क्लाउड को। भाई ले लो, आपसे लिया था, आप अपना आईपी ले लो। अगर आपका अकाउंट में वो आईपी रहेगा तो बिलिंग काउंट होता रहेगा, ठीक है? तो इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना है जब भी हम इलास्टिक आईपी हम परचेज करेंगे या लेंगे, ठीक है? तो इसको याद रखना है। हो गया? तो दिस वर द ऑप्शंस टू असाइन आईपी एड्रेसेस ऑन योर इंस्टेंसेस, ठीक है? उसके बाद अगर आपको EC2 एक्सेस करना है, EC2 एक्सेस स्टेटस चेक एंड EC2 मेटा डाटा, ये क्या होता है? देखो, EC2 एक्सेस का मतलब क्या है? AWS uses public key cryptography to encrypt and decrypt login information। देखिए, AWS जो होता है वो क्या करता है? पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, उसमें क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट यूज होगा तो एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट लॉगिन इन्फॉर्मेशन। तो जो लॉगिन होगा, लॉगिन का मतलब क्या है? उसमें हो सकता है यूजर नेम हो, उसमें पासवर्ड हो, तो लॉगिन बाजार जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करने के लिए AWS क्या करता है? क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है उसमें, और वो की यूज करते हैं, उस की को बोलते हैं पब्लिक की। ठीक है? Public key cryptography uses a public key to encrypt data and associated private key is used to decrypt the data। देखो public key से क्या होता है? Public key cryptography uses a public key, वो एक public key use करेगा to encrypt data। data का मतलब your password, your username जो भी है, ठीक है? उसको encrypt करने के लिए वो public key use किया जाता है, and that is associated with a private key which is used to decrypt the data, and these two keys together are called की पेयर। इसको की पेयर बोला जाता है, ठीक है? तो दैट मीन्स क्या होता है? आप सिंपली ऐसा याद रखो, जब भी आप एक EC2 लॉन्च करेंगे उसमें दो टाइप का कीज होगा, एक होगा पब्लिक की, एक होगा प्राइवेट की। तो पब्लिक की जो है वो AWS के साइड में होगा और प्राइवेट की जो है वो हमारे पास होगा, ठीक है? मतलब हमें क्या करना है? वही प्राइवेट की, जो प्राइवेट की है हम लोग के पास डाउनलोड होगा, वो डाउनलोड होगा। EC2 जब हम लॉन्च करेंगे तो हमारे एंड पे, हम लोग का जो एंड है ना, उसमें एक की, एक पासवर्ड डाउनलोड होगा, एक की डाउनलोड होगा, ठीक है? और उसी की को डिक्रिप्ट करके हमें पासवर्ड को निकालना है कि क्या पासवर्ड रहेगा जिस पासवर्ड से मुझे सर्वर को एक्सेस करना है। वो हम लैब में देखेंगे कैसे करना है, ठीक है? आपको वो कहाँ मिलेगा? अगर मुझे यहाँ EC2 पे सर्च करना है, मैं लैब में दिखाऊंगा ये, हाँ, कैसे करना है। यहाँ अगर गया मैं इंस्टेंसेस पे गया, तो लॉन्च इंस्टेंसेस पे अगर मैं जाता हूँ तो इसमें आपको दिखेगा की पेयर दिखेगा, ये देखो की पेयर, ठीक है? ये जो की पेयर लॉगिन है, देखा? की पेयर नेम, तो इसमें आपको कोई भी एक नाम देना है, एक क्रिएट न्यू की पेयर आपको नाम देना है, ठीक है? RSA.pm फॉर्मेट में, और ये जो है क्रिएट की पेयर, मतलब हमेशा याद रखना ये की पेयर मुझे क्रिएट करना ही है, और ये क्रिएट की पेयर करने के बाद ये जो की पेयर है ये डाउनलोड भी हो जाता है, और इसी की पेयर को डिक्रिप्ट करके हमें पासवर्ड मिलता है तो एक्सेस माई सर्वर। सो मेरा सर्वर होगा, उसको अगर मुझे एक्सेस करना है, यही की पेयर जो है, इसमें जो की पेयर डाउनलोड होगा उसी की पेयर से मुझे डिक्रिप्ट करके उसका पासवर्ड निकालना है, ठीक है? उसके बाद में आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद उसी पासवर्ड से आपको उस सर्वर को लॉगिन करना है, कैसे होगा वो हम लैब में देखेंगे, ठीक है? हो गया? की पेयर्स कैन बी क्रिएटेड बाय AWS मैनेजमेंट कंसोल, वो मैनेजमेंट कंसोल से क्रिएट हो जाएगा। AWS CLI से भी आप कर सकते हो, AWS API से भी कर सकते हो। तो मैनेजमेंट कंसोल से तो मैं दिखाऊंगा, CLI भी दिखा, API हमारा कोर्स में नहीं है। इवन कस्टमर्स कैन क्रिएट एंड अपलोड देयर ओन की पेयर्स ऑल्सो, आप खुद का की पेयर भी क्रिएट कर सकते हो। AWS खुद भी दे देता है कि यही की पेयर आप ले लो अपना इंस्टेंस के लिए, या फिर आप खुद अपना क्रिएट कर लो। तो हम दोनों देखेंगे जब हम लैब करेंगे, ठीक है? AWS stores the public key and the private key। ये देखो, AWS stores the public key, AWS क्या करता है? पब्लिक की को स्टोर करता है, एंड द प्राइवेट की इज केप्ट इन द कस्टमर साइड, एंड प्राइवेट की कहाँ रखा जाता है? कस्टमर साइड, हमारे एंड पे प्राइवेट की रहेगा, which must be downloaded
while launching the EC2। जब हम EC2 लॉन्च करते हैं, ठीक है, जब हम EC2 लॉन्च करते हैं तो उस टाइम प्राइवेट की जो है वो हमारे एंड पे, कस्टमर एंड पे डाउनलोड किया जाता है, ठीक है। एंड यू कैन नॉट एक्सेस योर EC2 विदाउट दिस की पेयर। और अगर ये पब्लिक की एंड प्राइवेट की अगर नहीं होगा, हाँ, और वो प्राइवेट की को डिक्रिप्ट करके अगर आपने पासवर्ड को नहीं निकाल लिया तो आप कभी भी अपना EC2 इंस्टेंस जो है उसको आप कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। नेवर, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसको हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी मुझे EC2 लॉन्च करना होगा उस टाइम मुझे की पेयर क्रिएट करना है और उसी की पेयर से मुझे पासवर्ड मिलेगा। उसी पासवर्ड को मतलब वो की पेयर जो है उसको डिक्रिप्ट करने के बाद मुझे एक पासवर्ड मिलेगा और उसी पासवर्ड को यूज करके मुझे अपना वर्चुअल मशीन या EC2 इंस्टेंस जो मैंने लॉन्च किया है AWS क्लाउड के अंदर उसको मुझे एक्सेस करना होगा, ठीक है। हो गया। Next, Amazon EC2 creates a random password for local administrator while launching Windows and encrypt the password using public key। तो वही कहानी है, वो रैंडम पासवर्ड लेगा, कोई भी पासवर्ड रैंडमली आएगा, हम लैब में देखेंगे, ठीक है। तो यूजिंग द एनक्रिप्ट करता है उसको पब्लिक की यूज करके। Initial access to the instance can be obtained by decrypting the password using private key। तो ये public की जो है उसको यूज करके क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है और उसी एनक्रिप्टेड पासवर्ड को जब हमें लॉगिन करना होगा सर्वर को तो हमें क्या करना होगा, प्राइवेट की को यूज करके उसको डिक्रिप्ट करना पड़ता है। डिक्रिप्ट करने के बाद हमें एक रैंडम पासवर्ड मिलता है, किसके लिए, लोकल जो एडमिन होगा। अगर विंडोज सर्वर है तो उसमें यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर होगा, अगर लिनक्स है तो उसमें यूजर नेम रूट होगा, ठीक है। तो रूट या एडमिन जो भी है उसके लिए रैंडमली एक पासवर्ड क्रिएट होगा, उसी पासवर्ड को यूज करके आपको अपना सर्वर एक्सेस करना है, ठीक है। दिस इनिशियल पासवर्ड कैन बी चेंज ऑल्सो फॉर द लोकल। और ये जो पासवर्ड जो भी दिया जाएगा बाय डिफॉल्ट बाय AWS, इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि ये पासवर्ड बहुत एनक्रिप्टेड टाइप का होता है। आप देखेंगे जब लैब में देखेंगे बहुत सारा लंबा, आपको याद नहीं रहेगा वो वाला, तो यूजर फ्रेंडली पासवर्ड आप बाद में रख सकते हो, देखेंगे कैसे किया जाता है, ठीक है। To access Windows machine, you need to run RDP, while in case of Linux machine, you need to run SSH। आप याद रखना, जब भी हम AWS क्लाउड के अंदर, सपोज दिस इज माय AWS क्लाउड, ये AWS क्लाउड हो गया, इसमें मैंने एक वर्चुअल मशीन लॉन्च किया, ये मेरा एक EC2 इंस्टेंस है, ठीक है। और मान लीजिए विंडोज सर्वर का मशीन है और मैं यहाँ पे गुवाहाटी में हूँ, गुवाहाटी खाई लोकेशन पे हूँ, बीच में मेरा इंटरनेट है, इंटरनेट से मैं कनेक्टेड हूँ AWS के साथ। अभी मुझे खाई से, यहाँ मेरा एक लैपटॉप है, यहाँ से मुझे क्या करना है, अपना जो विंडोज सर्वर है इसको एक्सेस करना है। इन दैट केस मुझे क्या करना होगा, मेरा जो लैपटॉप है यहाँ से मुझे RDP करके इस सर्वर को एक्सेस करना है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। RDP का मतलब रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, अगर क्लाउड में आपका एक विंडोज सर्वर मशीन है और उसको अगर आपको एक्सेस करना है रिमोटली फ्रॉम एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड, कहीं से भी अगर आपको एक्सेस करना है, देन you have to use the protocol which is known as RDP, remote desktop protocol। and same case अगर इसमें लिनक्स मशीन होता, अगर मान लीजिए इसमें लिनक्स है, लिनक्स, तो उस केस में आपको क्या प्रोटोकॉल यूज करना होगा, यही लैपटॉप से अगर मुझे लिनक्स वाला मशीन यूज करना है देन आई हैव टू यूज SSH। आपको SSH यूज करना होगा, सिक्योर शेल, ठीक है। समझ में आया। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर AWS क्लाउड के अंदर आपका विंडोज सर्वर मशीन है, उसको आपको एक्सेस करना है फ्रॉम एनीवेयर, देन यू हैव टू यूज RDP प्रोटोकॉल। या फिर अगर AWS क्लाउड के अंदर आपका लिनक्स का सर्वर है, लिनक्स मशीन है, अगर उसको आपको एक्सेस करना है फ्रॉम एनीवेयर, देन यू हैव टू यूज द प्रोटोकॉल व्हिच इज नोन एज SSH। SSH अगर आपने CCNA किया होगा तो SSH आपको पता है कि नहीं, जरूर मालूम होगा SSH क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है AWS allows to create or launch 20 EC2 instances in a region per account for more images। ये मैंने पहले ही बोल दिया कि AWS क्या करता है, एक रीजन में एक अकाउंट को, जो रूट अकाउंट है उसको मैक्सिमम 20 EC2 इंस्टेंसेस लॉन्च करने के लिए इजाजत देता है। उससे ज्यादा अगर चाहिए तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा फ्रॉम AWS, जो कि पहले डिस्कस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, EC2 स्टेटस चेक। तो आपने जो EC2 लॉन्च करेंगे उसका स्टेटस भी चेक किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए बाय डिफॉल्ट AWS EC2 जो सर्विस है परफॉर्म ऑटोमेटेड स्टेटस चेक इन एवरी 1 मिनट, स्टेटस लाइक रनिंग,
पेंडिंग, स्टॉप्ड एंड टर्मिनेटेड। देखो हम जब EC2 लॉन्च करेंगे ना, उस टाइम उस EC2 का जो स्टेटस है ना, आप जब चेक करेंगे कि ये मेरा EC2 है, जब हम लैब देखेंगे उसमें आपको दिखाएगा कि ये दिस EC2 इज रनिंग, या फिर आपने अगर स्टॉप किया तो उसमें स्टॉप लिखाएगा कि EC2 इज स्टॉप, आपने डिलीट किया तो उसमें टर्मिनेटेड बोल के लिखाएगा, मतलब डिलीट हो गया, ठीक है। और जब रनिंग होने से पहले वाला जो ऑप्शन आता है वो होता है पेंडिंग, ठीक है। तो ये सब स्टेटस होता है कि आपका EC2 जो है वो रनिंग कंडीशन में है, पेंडिंग पे है, स्टॉप्ड है या टर्मिनेट है, ठीक है। ये सारा जो है स्टेटस, इसको चेक करने के लिए Amazon EC2 सर्विस जो है वो खुद ऑटोमेटिक वो क्या करता है, चेक करता है इन एवरी 1 मिनट। एवरी 1 मिनट में वो चेक करता है कि आपका स्टेटस किस कंडीशन में है, रनिंग स्टेट में है, पेंडिंग है या टर्मिनेटेड है, क्या स्टेटस क्या है उसका, वो चेक करता रहता है, ठीक है। दिस इज डन on every running EC2 instances to identify any hardware or software issues। और ये क्यों किया जाता है, दिस इज डन ऑन एवरी EC2 instances। जितना भी आप EC2 instances लॉन्च करेंगे, हर किसी के साथ ये किया जाता है तो आइडेंटिफाई एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इशू। क्या आपका जो सर्वर है उसमें कोई हार्डवेयर इशू तो नहीं है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर इशू तो नहीं है, तो उसको भी चेक किया जाता है, ठीक है। वो भी ऑटोमेटिक होता है एंड नो चार्जेस फॉर स्टेटस चेक। और ये जो स्टेटस चेक होता है उसके लिए कोई पेमेंट नहीं लिया जाता, ये फ्री होता है। स्टेटस चेक इज बिल्ट इनटू AWS EC2 इंस्टेंस, ये बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन होता है, ठीक है। स्टेटस चेक कैन नॉट बी कॉन्फ़िगर्ड, आप इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते एंड डिसेबल भी आप नहीं कर सकते। इट इज बैक एंड प्रोसेस, ये बैक एंड प्रोसेस ये रन होगा ही होगा, इसको रन होना ही होना है। अगर आपने EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया, दैट मीन्स स्टेटस चेक उसका होगा ही, बैक एंड में चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है EC2 सर्विसेज कैन सेंड इट्स मैट्रिक डाटा दैट इज ओन डाटा टू AWS क्लाउड वर्ड्स एंड व्हिच इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग इन एवरी 5 मिनट्स एनेबल्ड बाय डिफॉल्ट। तो EC2 मेटाडाटा, मेटाडाटा का मतलब क्या है, जो सर्वर का इंफॉर्मेशन, लाइक सर्वर का नाम क्या है, उसका प्रोसेसर का नाम क्या है, होस्ट नेम क्या है, ये सब मेटाडाटा होता है जो सर्वर का इंटरनल इंफॉर्मेशन होता है। तो वो क्या करता है, EC2 सर्विस जो है वो क्या करता है, आपका जो EC2 लॉन्च होगा, EC2 सर्विस जो है वो क्या करेगा, जो EC2 इंस्टेंस लॉन्च हुआ है उसका जो मेटाडाटा है, उसका जो इंफॉर्मेशन है, वो क्या करता है, AWS क्लाउड वॉच को वो भेजता रहता है एवरी 5 मिनट्स में, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट एनेबल रहता है, ठीक है। एंड व्हिच इज फ्री, ये भी फ्री होता है, बट एनेबल डिटेल्ड मॉनिटरिंग इज चार्जेबल एंड सेंड मैट्रिक डाटा इन 1 मिनट, ठीक है। लेकिन ये 5 मिनट में होता है, मतलब 5 मिनट के अंदर इसको वो क्लाउड वॉच जो है उसको भेजा जाएगा। क्लाउड वॉच जो है वो भी उसको मॉनिटर करेगा आपका EC2 इंस्टेंस जो है, लेकिन वो 5 मिनट के अंदर होगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मेरा जो सर्वर है, AWS जो क्लाउड वॉच है, वो मेरा सर्वर या मेरा जो EC2 है उसको एवरी 1 मिनट में चेक करे, डिटेल मॉनिटरिंग करे, तो उस टाइम वो चार्जेबल होगा, ठीक है। उस टाइम वो फ्री नहीं होगा। 5 मिनट वाला जो कहानी है वो फ्री है, ठीक है। लेकिन 1 मिनट वाला कहानी अगर हो गया तो उसके लिए वो पेमेंट लेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, अगर क्लाउड वॉच में भेजा उस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट होता है यू आर नॉट चार्ज फॉर EC2 इंस्टेंसेस इफ दे आर स्टॉप हाउएवर अटैच्ड EBS और रूट वॉल्यूम इनका, ये मैंने पहले भी बोला कि अगर आपने EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया, वो रनिंग है, दैट मीन्स यू हैव टू पे। अगर आपने सर्वर को स्टॉप कर दिया, दैट मीन्स यू डू नॉट नीड टू पे फॉर द सर्वर, उस सर्वर के लिए आपको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका जो EC2 इंस्टेंस है, जो सर्वर है, उसके साथ जो आपने स्टोरेज अटैच किया था EBS जो रूट वॉल्यूम था जिसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, तो उस वॉल्यूम के लिए, उस स्टोरेज के लिए आपको पेमेंट करना होगा, जो मैंने पहले बोला था। लेकिन अगर आपने सर्वर को टर्मिनेट कर दिया, इफ इट इज टर्मिनेटेड देन नो चार्जेस, ठीक है। तब आपको पेमेंट करने की जरूरत है, पैसे देने की जरूरत नहीं है अगर आपने डिलीट कर दिया तो, ठीक है। हो गया। टर्मिनेशन प्रोटेक्शन क्या होता है, ये भी आपको लैब में मिलेगा। देखिए, अगर आपने EC2 लॉन्च किया तो टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, डिलीट। अभी देखो, कोई भी बंदा जिसको हो सकता है ज्यादा नॉलेज ना हो, उसने AWS मैनेजमेंट कंसोल में लॉगिन किया, उसने EC2 ओपन किया और उसमें मान लीजिए EC2 जो भी आपका इंस्टेंसेस है, दो चार डिस्प्ले, अगर अगर उसने गलती से एक EC2 को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, फिर क्या होगा, समझ में आया ना। अगर मुझे आइडिया नहीं है, मैंने AWS मैनेजमेंट कंसोल में लॉगिन किया, EC2 सर्विस को ओपन किया, मैंने देखा उसमें 10 EC2 इंस्टेंसेस है और मैंने क्या किया, एक्सीडेंटली
एक EC2 को सिलेक्ट करके मैंने टर्मिनेट कर दिया, डिलीट कर दिया, फिर तो गया ना। तो इसीलिए क्या होता है, EC2 टर्मिनेशन प्रोटेक्शन बोल के एक ऑप्शन एनेबल रहता है, मतलब एक ऑप्शन होता है, उसको हम एनेबल कर सकते हैं, वो भी हम लैब में देखेंगे। और इससे फायदा क्या होता है, इसका फायदा EC2 टर्मिनेशन प्रोटेक्शन अगर हमने एनेबल किया तब क्या होगा, जब भी एक EC2 को डिलीट किया जाएगा, डिलीट करने से पहले जब हम डिलीट क्लिक करेंगे ना, डिलीट, जब हम डिलीट ऑप्शन क्लिक करेंगे, क्लिक जब करेंगे उस टाइम एक मैसेज आएगा कि आपका ये जो सर्वर है इसमें EC2 टर्मिनेशन प्रोटेक्शन एनेबल है, सो आप इसको डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले क्या करना होगा, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन जो है उसको आप पहले डिसेबल करो, उसके बाद आपका सर्वर डिलीट होगा। ठीक है, तो ये वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी है। ठीक है, वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी कि कोई भी बंदा आके आपका EC2 सर्विस ओपन करके आपका EC2 जो है उसको डिलीट नहीं कर सकता, अगर आपने टर्मिनेशन प्रोटेक्शन एनेबल करके रखा होगा तो पहले टर्मिनेशन प्रोटेक्शन आपको डिसेबल करना होगा, उसके बाद आपका सर्वर डिलीट होगा। ठीक है, तो ये भी हम लैब में देखेंगे कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है टेनेंसी ऑप्शंस। टेनेंसी का मतलब क्या है, देखो, फॉलोइंग आर द टेनेंसी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर Amazon EC2 इंस्टेंसेस। टेनेंसी का मतलब क्या है, आप एक सर्वर को, EC2 सर्वर जो है उसको आप शेयर टेनेंसी कर सकते हो। शेयर टेनेंसी का मतलब क्या है, इट मीन्स ए सिंगल होस्ट मशीन कैन बी शेयर अमंग डिफरेंट कस्टमर्स। दैट मीन्स क्या, देखो हमें तो वर्चुअल मशीन में काम करना है, लेकिन उसमें तो एक रियल हार्डवेयर होगा ना, है कि नहीं। सपोज दिस इज द फिजिकल मशीन। ठीक है, ये हो गया AWS क्लाउड में, ये हो गया फिजिकल मशीन। ठीक है, और इसमें वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया है, वर्चुअलाइजेशन इसमें यूज किया। उसके बाद ये जो फिजिकल मशीन है इसी को शेयर किया। सपोज इसमें मैंने क्या कर दिया, मैंने का मतलब क्या है, सपोज ये SBI ने एक VM क्रिएट कर दिया इसी सर्वर में, जो फिजिकल मशीन है इसी में। सपोज HDFC जो है, HDFC वालों ने एक क्या कर दिया, उन्होंने एक VM क्रिएट कर दिया। सपोज इसी में, ठीक है, इसी में सपोज रिजर्व बैंक जो है RBI, उसने भी एक VM क्रिएट कर दिया। दैट मीन्स क्या है, SBI, HDFC एंड RBI जो है, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने 3 वर्चुअल मशीन क्रिएट किया, लेकिन उसका बैक एंड में जो फिजिकल डिवाइस है, जो फिजिकल मशीन जो है वो एक ही है कि नहीं, वो एक ही है। मतलब एक ही डिवाइस को 3 कस्टमर के बीच में शेयर किया गया है, उसी को बोलता है शेयर टेनेंसी। ठीक है, शेयर टेनेंसी का मतलब वही होता है कि मशीन एक ही है, लेकिन उसी मशीन को, मतलब जो हार्डवेयर से, जो फिजिकल डिवाइस जो है, फिजिकल हार्डवेयर जो है वो एक ही है डिवाइस, उसी को मल्टीपल कस्टमर में शेयर किया जाता है टू क्रिएट वर्चुअल मशीन्स फॉर डिफरेंट कस्टमर्स। ठीक है, उसको बोलते हैं शेयर टेनेंसी, जो कि नॉर्मली होता है, नॉर्मली यही ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, डेडिकेटेड इंस्टेंस का मतलब क्या होगा, दे रन्स ऑन हार्डवेयर दैट इज डेडिकेटेड टू ए सिंगल कस्टमर, जो कि एक सिंगल कस्टमर को डेडिकेट किया जाता है। ठीक है, दे रन्स ऑन हार्डवेयर, जो भी हार्डवेयर होगा आपका, जो भी हार्डवेयर होगा दैट इज डेडिकेटेड टू सिंगल कस्टमर। मतलब सपोज ये तुम्हारा फिजिकल मशीन है, ठीक है, ये फिजिकल मशीन है, इसमें कुछ हार्डवेयर वो भी एक शेयर जैसा ही है, ठीक है, ऑलमोस्ट उसी टाइप का है। सपोज इसमें आपका 4 GB का रैम है, इसमें सपोज सपोज इसमें 5 CPU है, और इसमें सपोज 100 GB का हार्ड डिस्क है। तो ये मैंने सपोज डायरेक्टली डेडिकेट कर दिया कि इसको SBI को कर दिया। मतलब ये 4 GB 5 CPU और 100 GB जो स्पेस है, ये कोई और यूज नहीं कर सकता, ये इसको मैंने डायरेक्टली SBI को डेडिकेट कर दिया, तो वही होता है डेडिकेटेड इंस्टेंस। और डेडिकेटेड होस्ट और डेडिकेटेड इंस्टेंस के बीच में डिफरेंस क्या, डेडिकेटेड होस्ट का मतलब होता है कि डायरेक्टली एक फिजिकल मशीन को मैं डेडिकेट करूंगा किसी एक कस्टमर को। डेडिकेटेड इंस्टेंस वही होता है, शेयर टेनेंसी जैसा ही होता है। ठीक है, वो क्या होगा, जो हार्डवेयर है उसको डेडिकेट किया जाता है पर्टिकुलर कस्टमर को, वो होता है डेडिकेटेड इंस्टेंस। और डेडिकेटेड होस्ट क्या होगा, देखो, इट इज द फिजिकल सर्वर विद Amazon EC2 इंस्टेंस कैपेसिटी फुल्ली डेडिकेटेड टू ए सिंगल कस्टमर यूज। समझ में आया, मतलब क्या होगा, सपोज दिस इज द सर्वर, ठीक है, ये हो गया मेरा फिजिकल सर्वर, ये मेरा फिजिकल सर्वर है, और इसमें वर्चुअलाइजेशन वगैरह जो भी है, और ये फिजिकल सर्वर जो है इसको मैंने डायरेक्टली डेडिकेट किया है SBI को। मतलब SBI को छोड़ के और कोई भी कंपनी इस फिजिकल मशीन जो है इसको यूज नहीं कर सकती।
मतलब ये जो फिजिकल डिवाइस जो है, फिजिकल हार्डवेयर जो है, हाँ, ये जो मशीन है, ये जो EC2 इंस्टेंस है, इसको मैंने डायरेक्टली डेडिकेट किया SBI को। दैट मीन्स ओनली SBI कैन यूज दिस मशीन, मतलब दिस इज द डेडिकेटेड होस्ट। ठीक है, इसी को बोलते हैं डेडिकेटेड होस्ट। का मतलब ये फिजिकल सर्वर है जिसको हम डायरेक्टली एक कस्टमर को डेडिकेट किया कर सकते हैं, तो वही होता है डेडिकेटेड होस्ट। ठीक है, हो गया। तो ऑलमोस्ट खत्म है मेन चीज। उसके बाद अगर आपको कहीं पे ऐसा लाइन दिख जाए, ऐसा लाइन कि EBS बैक्ड EC2 इंस्टेंस, अगर इस टाइप का लाइन दिख जाए किसी लाइन, मतलब AWS का, अगर आप डाउट्स पढ़ रहे हो, क्वेश्चन पढ़ रहे हो या बुक्स पढ़ रहे हो, तो इसका मीनिंग क्या है पता है? EBS बैक्ड EC2 इंस्टेंस का मतलब है कि ये जो EC2 इंस्टेंस है जो आपने लॉन्च किया है, इसका जो रूट वॉल्यूम है, रूट वॉल्यूम वो क्या होगा, इसका जो रूट वॉल्यूम वो EBS है। ठीक है, समझ में आया? और अगर इस टाइप से लिखा होगा इंस्टेंस स्टोर बैक्ड EC2 इंस्टेंस, दैट मीन्स क्या होगा, ये जो EC2 इंस्टेंस होगा, इसका जो रूट वॉल्यूम होगा जहां आप OS डालेंगे, उसका स्टोरेज क्या है, इंस्टेंस स्टोर है, इंस्टेंस स्टोर। याद रखिएगा, EBS बैक्ड EC2 इंस्टेंस का मतलब क्या है, वो EC2 इंस्टेंस जिसका रूट वॉल्यूम, मतलब जहां OS है, वो हमेशा EBS होगा। मतलब समझ में आया ना? मतलब ये जो EC2 इंस्टेंस है, इसका जो रूट वॉल्यूम है, रूट वॉल्यूम का मतलब जहां OS है वो क्या है, वो स्टोरेज जो है वो EBS है। और अगर इस टाइप से लिखा है इंस्टेंस स्टोर बैक्ड EC2 इंस्टेंस, दैट मीन्स ये जो EC2 इंस्टेंस आपने लॉन्च किया है, इसका जो रूट वॉल्यूम है, उसके लिए जो स्टोरेज यूज किया वो हो गया इंस्टेंस स्टोर। और आपको पता है कि वर्चुअल मशीन जो है VM, आपको पता है EC2 जो सर्विस है वो VM के लिए जब स्टोरेज यूज किया जाता है फॉर रूट वॉल्यूम, दो टाइप का स्टोरेज होता है कि नहीं? हमको मिला था EBS एंड इंस्टेंस स्टोर, ये दो टाइप का स्टोरेज मिलता है फॉर रूट वॉल्यूम। तो अगर EBS बैक्ड हुआ दैट मीन्स क्या है, रूट वॉल्यूम EBS है। अगर इंस्टेंस स्टोर बैक्ड हो गया दैट मीन्स रूट वॉल्यूम इंस्टेंस स्टोर है। वही कहानी है इसका। ठीक है, तो अगर EBS बैक्ड इंस्टेंस स्टोर EC2 जो है मीन्स रूट वॉल्यूम इज EBS, व्हाट हैपेंस इफ वी स्टॉप सच इंस्टेंस? मतलब क्या है, सपोज आपके पास एक वर्चुअल मशीन है। ठीक है, ये वर्चुअल मशीन आपने EC2 एक लॉन्च किया है, और इसका जो रूट वॉल्यूम है, रूट वॉल्यूम जो है वो है EBS, आपने EBS स्टोरेज यूज किया है। ठीक है, अभी इस टाइप का जो आपका सर्वर है, इसको अगर आपने स्टॉप कर दिया, स्टॉप, तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन? अगर स्टॉप कर दिया तो तब क्या होगा, क्या होगा, इंस्टेंस परफॉर्म शटडाउन, इंस्टेंस शटडाउन हो जाएगा। स्टेज चेंजिंग फ्रॉम, वो रनिंग कंडीशन में था, वो स्टॉपिंग में जाएगा, उसके बाद शटडाउन हो जाएगा। ठीक है, EBS वॉल्यूम रिमेन्स अटैच टू द इंस्टेंस, और ये EBS है वो क्या होगा, अपना सर्वर के साथ अटैच ही रहेगा, क्योंकि वो सर्वर के साथ अटैच ही है ना, अटैच रहेगा। एनी डाटा केस्ड इन रैम इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम इज गॉन। ऑब्वियसली रैम में जो भी चीज है, रैम टेम्पोररी मेमोरी होता है, वो सारा कुछ गॉन, निकल जाएगा। ठीक है, इंस्टेंस रिटेन दैट इज एग्जिस्ट इज प्राइवेट IPv4 एंड एनी IPv6 एड्रेस। अगर उससे IP वर्जन 4 या IP वर्जन 6 का कुछ एड्रेस है तो वो उसमें रहेगा। इंस्टेंस रिलीजेस इज पब्लिक IP एड्रेस बैक टू AWS पुश, पब्लिक IP विल गॉन। तो मतलब क्या है, ये जो सर्वर है इसमें अगर पब्लिक IP एड्रेस है वो गॉन, वो निकल जाएगा, वो AWS को दे दिया जाएगा। लेकिन अगर प्राइवेट है, तो प्राइवेट IP तो हम डालेंगे ना, हमारे से होगा। ठीक है, तो प्राइवेट IP रहेगा लेकिन पब्लिक IP वो निकल जाएगा। ठीक है, एंड इंस्टेंस रिटेन इज इलास्टिक स्टैटिक पब्लिक IP एड्रेस, और अगर उस इंस्टेंस में पब्लिक IP एड्रेस है जो कि इलास्टिक IP है, वो रिटेन, वो रहेगा। तो उसको आपको क्या करना है, रिलीज करना पड़ेगा। इलास्टिक IP मस्ट बी रिलीज इफ यू टर्मिनेट इंस्टेंसेस, अदरवाइज बिलिंग में काम। ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपने इलास्टिक IP लेके रखा है और उस सर्वर को आपने अगर डिलीट कर दिया, तो वो इलास्टिक IP उस सर्वर से डिसएसोसिएट होकर आपका अकाउंट पे रह जाएगा। तो आपका अकाउंट पे रहने का मतलब क्या है, बिल आएगा। तो आपको क्या करना है, अपना अकाउंट से उसको रिलीज करना है, किसको, AWS को रिलीज कर दो। ठीक है, तो ये सारा कहानी होता है उसमें। हो गया। EBS स्टोरेज मीन्स वो नेटवर्क अटैच स्टोरेज होता है, वो हमको बाद में मिलेगा। ठीक है, नेटवर्क में थोड़ा सा बोलता हूँ EBS कैसा स्टोरेज होता है। EBS का मतलब और इंस्टेंस स्टोर जो है, ये दोनों का कैसा स्टोरेज होता है। देखो, इंस्टेंस स्टोर होता है DAS, DAS का मतलब क्या है, डायरेक्टली अटैच स्टोरेज। जैसा कि आपका जो लैपटॉप है, आपका लैपटॉप में अभी फिलहाल एक क्या है, हार्ड डिस्क है या फिर एक SSD है, वो क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड है आपका लैपटॉप के साथ, है कि नहीं? तो वही होता है इंस्टेंस स्टोर। अगर वर्चुअल मशीन के साथ
जो स्टोरेज है वो अगर वर्चुअल मशीन के साथ डायरेक्टली अटैच है, देन दैट स्टोरेज विल बी नोन एज इंस्टेंस स्टोर। ठीक है। एंड ईबीएस जो है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ये हमको बाद में मिलेगा। ईबीएस क्या होता है? ये होता है NAS, NAS मतलब नेटवर्क अटैच स्टोरेज। इसका मतलब क्या है? ये वाला स्टोरेज आपका जो वर्चुअल मशीन है उसके साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, वो नेटवर्क में होता है। समझ में आया? मतलब मान लीजिए ये आपका वर्चुअल मशीन है, ये आपने VM लॉन्च किया, ये आपका AWS क्लाउड है। ठीक है, AWS क्लाउड, यहीं पे कहीं पे मान लो ये EBS स्टोरेज है, ये EBS हो गया, EBS। और AWS क्या करता है? जब आप वर्चुअल मशीन लॉन्च करेंगे, ये लॉन्च, और आपने अगर मान लो EBS ले लिया, तो क्या करता है वो? इस EBS को ऑटोमेटिक वो VM के साथ कनेक्ट कर देता है, वो कनेक्ट करता है, वो हमें करने की जरूरत नहीं, वो AWS खुद ब खुद कर देता है। ठीक है। दैट मीन्स क्या है? इस वर्चुअल मशीन के लिए ये जो EBS है, ये क्या हो गया? नेटवर्क अटैच स्टोरेज। वो इस वर्चुअल मशीन में डायरेक्टली अटैच नहीं है, वो नेटवर्क में कहीं पे है, कहाँ है हमें नहीं मालूम। वो AWS खुद ब खुद उस स्टोरेज को आपका जो वर्चुअल मशीन है उसके साथ अटैच कर देंगे, उसी को बोलता है EBS स्टोरेज। ठीक है। और इंस्टेंस अगर हो गया, इंस्टेंस स्टोर, दैट मीन्स वो डायरेक्टली अटैच होता है। ठीक है। और EBS अगर हो गया तो EBS क्या होगा? वो नेटवर्क अटैच स्टोरेज, वो डायरेक्टली वर्चुअल मशीन के साथ अटैच नहीं होता है, वो नेटवर्क में रहता है। जैसे आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होता है ना, एक्सटर्नल, तो उस टाइप का कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, हो गया, यहाँ तक फिनिश है। उसके बाद फाइनली आपको अब क्या करना है? व्हाट हैपेंस व्हेन EC2 इज टर्मिनेटेड। अगर आपने EC2 टर्मिनेट किया, डिलीट कर दिया, तब क्या होगा? When you terminate a running instance, that the state of the instance changes from, obviously पहले running, क्योंकि जब चलता रहता है तब तो running होगा, जब आपने डिलीट कर दिया तो वो शट डाउन होगा, है कि नहीं? हम देखेंगे लैब में। ड्यूरिंग द शटिंग डाउन एंड द टर्मिनेटेड स्टेज यू डू नॉट इनकर चार्जेस। अब ये जो शट डाउन होता है और टर्मिनेट जब होता है उसके लिए आपको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, बट द इंस्टेंस में टेक 1 hour टू डिसअपियर फ्रॉम द EC2 सर्विस फ्रॉम द मैनेजमेंट कंसोल। मतलब क्या है? अगर आपने EC2 डिलीट किया, देखो जब आप EC2 क्रिएट करेंगे ना, EC2 यहाँ 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 आपको शो करेगा EC2। जैसा ये अगर मान लीजिए मैंने EC2 ओपन किया, ठीक है, इंस्टेंसेस, यहाँ जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपको EC2 का देखो, यहाँ फिलहाल देखो, यू डू नॉट हैव एनी इंस्टेंसेस इन दिस रीजन। इन दिस रीजन का मतलब मुंबई। फिलहाल मैंने कोई भी लॉन्च नहीं किया। जब आप लॉन्च करेंगे, लॉन्च तब यहाँ आपको नाम दिखाएगा कि EC2 इंस्टेंस, ये एक हो गया मान लो 1, EC2, जो भी आप नाम रखेंगे EC2 ऐसा रहेगा। अभी इसमें क्या होगा? ऐसा रेडियो बटन होगा। आप लैब में देखिए, सपोज मुझे ये पहला वाला सर्वर डिलीट करना है, तो आपको क्या करना है? इसको सिलेक्ट करना है, ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ इंस्टेंस स्टेज जो है ना, यहाँ यहाँ जाके आपको क्या करना है? देखो यहाँ जाके ये सब ऑप्शन देखा है, स्टॉप, स्टार्ट, रिबूट, हाइबरनेट, टर्मिनेट। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें देखो टर्मिनेट बोल के ऑप्शन है, अगर आपने टर्मिनेट कर दिया तो ये वाला सर्वर डिलीट होगा। लेकिन डिलीट तो होगा, कभी कभार डिलीट होने के बाद ये जो EC2 1 बोल के नाम जो है, ये नाम आपको क्या होगा? यहाँ शो कर सकता है। ये जो मैनेजमेंट कंसोल है ना, यहाँ आपको डिस्प्ले कर सकता है। ये डिलीटेड है, ये डिलीट हो गया, लेकिन यह डिस्प्ले हो सकता है अप टू 1 ईयर। तो आपको डरने की जरूरत नहीं। कभी कभार ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाता है, यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि आपने सर्वर डिलीट कर दिया, तो वो जो जिस सर्वर को आपने डिलीट किया, वो वाला सर्वर मैनेजमेंट कंसोल से गायब हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है? जो सर्वर आपने डिलीट किया, वो जो सर्वर का नाम है वो कभी कभार इसमें डिस्प्ले होता रहता है, और वो मैक्सिमम 1 आवर तक रहेगा। उसके बाद वो खुद ब खुद यहाँ से गायब होगा, लेकिन साइड में उसमें उसका लिखा रहेगा टर्मिनेटेड बोल के वो। सो आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि ये मुझे नाम दिखा, ये सर्वर तो मैंने डिलीट किया था, लेकिन ये स्टिल यहाँ शो कर रहा है। दैट मीन्स क्या है? उसका क्या बिलिंग आएगा? क्या बिल आएगा? बिल नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज टर्मिनेटेड, वो टर्मिनेट हो चुका है। लेकिन कभी कभार वो 1 घंटे तक आपका मैनेजमेंट कंसोल ये जो है यहाँ पे वो नाम शो कर सकता है, तो उस टाइम आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका बिल आएगा, बिल नहीं आएगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये हो गया, बाय डिफॉल्ट EBS रूट वॉल्यूम वाज डिलीटेड ऑटोमेटिकली व्हेन द EC2 इंस्टेंस आर टर्मिनेटेड, बिकॉज डिलीट ऑन टर्मिनेशन बोल के एक ऑप्शन होता है, ये भी आपको बाद में मिलेगा लैब जब हम करेंगे। देखो, बाय डिफॉल्ट EBS रूट वॉल्यूम आर डिलीटेड ऑटोमेटिकली when the EC2 instances are terminated if delete on termination option is selected during instance launching।
देखो जब इंस्टेंस को लॉन्च किया जाता है, देखो यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, सपोज लॉन्च इंस्टेंस, जब लॉन्च इंस्टेंस में मैं जाऊंगा और जाने के बाद यहाँ 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 जो होगा, ये देखो कॉन्फ़िगर स्टोरेज है ना, कॉन्फ़िगर स्टोरेज में अगर मैं एडवांस में क्लिक करता हूँ इसमें, यहाँ ठीक है, यहाँ अगर क्लिक करता हूँ, देखो इसमें एक ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन देखो, ये हो गया मेरा रूट वॉल्यूम, देखा, ये वॉल्यूम बाद में देखेंगे, ये देखा वॉल्यूम क्या है, ईबीएस है, मतलब ये सी ड्राइव वाला है, सी ड्राइव, ठीक है। और इसमें ये वाला ऑप्शन है डिलीट ऑन टर्मिनेशन, क्या है इसमें, यस भाई, इसको आप नो भी कर सकते हो। दैट मीन्स क्या है, ये आपका सर्वर हो गया वीएम, ये आपका वीएम है, इसके साथ मैं ये वाला ईबीएस अटैच कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं अटैच कर रहा हूँ, अटैच, और उसमें क्या ऑप्शन अवेलेबल है, डिलीट ऑन टर्मिनेशन, मतलब क्या है, अगर मैंने इस सर्वर को डिलीट कर दिया, अगर डिलीट कर दिया, दैट मीन्स डिलीट ऑन टर्मिनेशन, जहां मैंने टर्मिनेट कर दिया सर्वर को, मेरा ये जो ईबीएस वॉल्यूम है वो भी ऑटोमेटिक डिलीट होना चाहिए, ठीक है, यही इसका मीनिंग है। तो मतलब ये है कि अगर आपने डिलीट ऑन टर्मिनेशन ये वाला ऑप्शन अगर यस करके रखा, मतलब ऑन करके रखा, और उस सर्वर को आपने डिलीट कर दिया, दैट मीन्स व्हाट विल हैपन, अगर आपने सर्वर को डिलीट कर दिया तो उस सर्वर के साथ जो अटैच ईबीएस वॉल्यूम है वो भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, आपको मैन्युअली डिलीट करने की जरूरत नहीं है। आप कर सकते हो, अगर आपने इसमें नो कर दिया, मान लीजिए आपने अगर इसमें नो कर दिया, नो सपोज इसमें नो कर दिया, देन क्या होगा, अगर आपने सर्वर डिलीट कर दिया तो आपका ईबीएस वॉल्यूम ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होगा, वो आपका अकाउंट में रहेगा, उसको आपको मैन्युअली डिलीट करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने डिलीट ऑन टर्मिनेशन में येस कर दिया, ये येस, दैट मीन्स क्या होगा, जहां आपने सर्वर डिलीट किया, आपका सर्वर के साथ जो ईबीएस वॉल्यूम अटैच रहेगा सी ड्राइव के लिए, वो भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, ठीक है, वही ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। इफ द ऑप्शन इज अनचेक, अनचेक का मतलब अगर आपने नो करके रखा, देन यू मस्ट डिलीट ईबीएस वॉल्यूम मैन्युअली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द इंस्टेंस, ठीक है, वो टर्मिनेट होगा उसके बाद आपको मैन्युअली डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। एनी एडिशनल नॉन रूट वॉल्यूम अटैच टू द इंस्टेंस मस्ट बी, लेकिन याद रखना ये जो रूट वॉल्यूम जो है, रूट वॉल्यूम का मतलब जो ईबीएस वॉल्यूम है जो सी ड्राइव के लिए, उसी के साथ ये कहानी होता है, मतलब डिलीट ऑन टर्मिनेशन वाला ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आपने अपना सर्वर के साथ मान लो डी ड्राइव अटैच करना है, ई ड्राइव के लिए आपको वॉल्यूम चाहिए, ये सब जो है ड्राइव, उसके लिए जो आप स्टोरेज अटैच करेंगे उसमें ये डिलीट ऑन टर्मिनेशन वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। तो उसमें क्या होगा, उस केस में अगर आपने एडिशनल स्टोरेज ऐड किया अपने सर्वर के साथ टू क्रिएट सम अदर ड्राइव्स लाइक डी ड्राइव एंड ई ड्राइव, एंड फाइनली आपने सर्वर को डिलीट किया, टर्मिनेट किया, तो उस टाइम क्या होगा, आपका वो जो वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, आपका अकाउंट में रहेगा, वो ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होगा, क्योंकि डिलीट ऑन टर्मिनेशन उन वॉल्यूम में अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो आपको वो बाद में मैन्युअली ही डिलीट करना पड़ेगा, समझ में आया, ठीक है। तो ये सब हम लोग सारा कुछ जो है लैब में देखेंगे कैसे किया जाता है। If EC2 termination protection against accidental termination is enabled, then you must disable the option first to terminate the, ये मैंने बोला अभी कुछ देर पहले, अगर आपका EC2 इंस्टेंस जो है उसमें अगर टर्मिनेशन प्रोटेक्शन एनेबल है, then before terminating your instance you must disable the termination protection option, पहले आपको उसको डिसेबल करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपका सर्वर डिलीट होगा, नहीं तो नहीं होगा, जो हम लैब में देखेंगे। इसका नेक्स्ट जो होगा वही लैब है, तो ये सब थ्योरी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मेटा डाटा जो होता है, मेटा डाटा का मतलब क्या है, एक इंस्टेंस जो होता है उसमें आईपी वर्जन 4 का एड्रेस क्या है, 6 एड्रेस क्या है, डीएनएस होस्ट नेम क्या है, एएमआई आईडी क्या होता है, इंस्टेंस आईडी, इंस्टेंस टाइप, लोकल होस्ट नेम, पब्लिक की, सिक्योरिटी ग्रुप, ये सारा कुछ जो है, ये जो भी इंफॉर्मेशन एक सर्वर रिलेटेड होता है उसी को बोला जाता है मेटा डाटा, ठीक है। और अगर आपको इस मेटा डाटा को देखना है तो आपको क्या करना होगा, तो व्यू द इंस्टेंस मेटा डाटा, आप क्या करना, मैं दिखाऊंगा बाद में, HTTP ये वाला लिंक जो है, ये वाला लिंक आपको टाइप करना है अपना ब्राउजर में, ठीक है, मतलब सर्वर लॉन्च होने के बाद उस सर्वर का जो ब्राउजर होगा उसमें आपको ये टाइप करना है, ठीक, दिखाऊंगा मैं। तो ये टाइप करने के बाद उस सर्वर का जो भी इंफॉर्मेशन है आपको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, समझ में आया। तो यही तक था Amazon EC2 का, जो सर्विसेज है EC2, तो EC2 सर्विसेज रिलेटेड, EC2 सर्विस रिलेटेड यही है थ्योरी, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ हमने आज जो देखा वो क्या है,
वो मेनली जो था वो था कि EC2 प्रोसेसिंग ऑप्शन जो 3 होता है, ऑन डिमांड स्टोरेज, रिजर्व एंड स्पॉट इंस्टेंसेस होता है, ठीक है। ये 3 टाइप होता है, आपको परचेस करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो इंस्टेंस है उसमें आपको एड्रेस जो है वो DNS डोमेन नेम बाय डिफॉल्ट पब्लिकली मिल जाता है, पब्लिक IP एड्रेस बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, और इलास्टिक IP आप डाल सकते हो जो कि स्टैटिक होता है, ठीक है। और एक अकाउंट में 5 इलास्टिक आईपी दिया जाता है। अगर आपने किसी सर्वर के साथ इलास्टिक आईपी ऐड किया, एसोसिएट किया और उस सर्वर को आपने डिलीट किया, देन पहले आपको क्या करना होगा, उस इलास्टिक आईपी को सर्वर से डिसएसोसिएट करना होगा, लेकिन वो आईपी आपका अकाउंट में रह जाएगा जो कि बिल ला सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, उस टाइम उस आईपी को आपका अकाउंट से रिलीज भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने इसी तो इंस्टेंस लॉन्च किया, उसको एक्सेस करना है, तो AWS में क्या होता है, पब्लिक की यूज किया जाता है तो एनक्रिप्ट योर क्रेडेंशियल जो भी है, ठीक है। उसको पब्लिक की जो है, जो आपका यूजर डाटा जो एनक्रिप्ट किया जाता है, उसको डिक्रिप्ट करने के लिए क्या होता है, कस्टमर साइड में प्राइवेट की डाउनलोड होता है, और उसी प्राइवेट की से आपको पासवर्ड जो है उसको डिक्रिप्ट करना है, और उसी पासवर्ड से आपको आपका सर्वर एक्सेस करना होगा, ठीक है। और ये मैंडेटरी होता है। तो ये पब्लिक की और प्राइवेट की जो है, इन दोनों को मिला के की पेयर बोला जाता है, की पेयर, ठीक है। ये वाला जो की पेयर है, ठीक है। और की पेयर जो है AWS खुद भी बाय डिफॉल्ट की पेयर दे देता है। अगर आपको यूज नहीं करना है देन यू कैन क्रिएट योर ओन की पेयर ऑल्सो, जो कि हम लैब में देखेंगे। अगर आपका AWS क्लाउड के अंदर विंडोज सर्वर मशीन है, तो उसको आपको अगर रिमोटली एक्सेस करना है फ्रॉम एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड, देन यू हैव टू यूज द प्रोटोकॉल RDP प्रोटोकॉल। अगर वही चीज इन केस ऑफ लिनक्स अगर है, तो उस टाइम आपको प्रोटोकॉल यूज करना है SSH, ठीक है। हो गया। उसके बाद EC2 जो है, EC2 जो सर्विस है वो आपको EC2 लॉन्च करने का मौका तो देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपना EC2 जो लॉन्च होता है उसका स्टेटस भी चेक करता है एवरी 1 मिनट में, कि रनिंग है या क्या कंडीशन में है वो, ठीक है। उसके बाद उसका क्या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का कोई इश्यूज है क्या, ये सारा कुछ वो चेक करता रहता है। और उसके बाद AWS क्लाउड वॉच जो है वो उसमें उस सर्वर का EC2 सर्विस जो है वो क्या करता है, हर EC2 इंस्टेंसेस का क्या करता है, जो मेटा डाटा होता है वो AWS क्लाउड वॉच को एवरी 5 मिनट में भेजता है फॉर मॉनिटरिंग, ठीक है। अगर लेकिन वो मॉनिटरिंग डिटेल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिटेल मॉनिटरिंग चाहिए, और ये क्लाउड वॉच वाला जो कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट वाला कॉन्सेप्ट, इसको अगर मान लो आपको 1 मिनट में चाहिए, 2 मिनट में चाहिए, देन आपको पे करना होगा, लेकिन 5 मिनट में पे करना नहीं चाहिए, ठीक है। इसी तो टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, आप टर्मिनेट करने से पहले अपना EC2 जो है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, कि सो दैट अगर किसी ने टर्मिनेट किया तो उससे पहले आपको टर्मिनेशन प्रोटेक्शन दिखाएगा, कि पहले टर्मिनेशन प्रोटेक्शन जो है उसको डिसेबल करो, उसके बाद उसको डिलीट करो। शेयर टेनेंसी समझ में आया। डेडिकेटेड इंस्टेंस, डेडिकेटेड होस्ट क्या है। शेयर टेनेंसी का मतलब कि एक ही फिजिकल डिवाइस उसको मल्टीपल कस्टमर के साथ क्या क्या शेयर किया जाता है, और जो भी शेयर किया जाता है वो एक एक कस्टमर को डेडिकेट किया जाता है। डेडिकेटेड होस्ट का मतलब क्या होता है, फिजिकल मशीन डायरेक्टली एक कस्टमर को दिया जाता है, वो किसी और को दिया नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद EBS, अगर आपका रूट वॉल्यूम EC2 इंस्टेंस जो है उसका अगर रूट वॉल्यूम आपका EBS है, और उस मशीन को अगर आपने शट डाउन किया, स्टॉप किया, तो क्या होगा कहानी। उसके बाद अगर आपने EC2 को टर्मिनेट किया तो क्या कहानी होगा, वो मैंने बोल दिया। और EC2 मेटा डाटा अगर चेक करना है तो कैसे होगा, ये कहानी हो गया, ठीक है। तो यही था इस लेक्चर में, ठीक है। ये जो PDF है, इस PDF में यही कुछ था। अभी नेक्स्ट जो है हम लोगों को क्या करना है, 1 2 3 4 5 लैब करना है, ठीक है। ये लैब आएगा अभी नेक्स्ट पे, समझ में आया ना, ठीक है। तो गाइस कैसा लगा, प्लीज कमेंट से या लाइक से इन्फॉर्म कीजिएगा। अच्छा लगता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है उसके उससे। और अपना दोस्तों जो है, दोस्त वगैरह जो भी है आपका, कॉलेज वगैरह, ठीक है, हो सके तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो का मतलब ये जो PDF है इसका मैं डाउनलोड लिंक जो है वो भी मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर उसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप में कांटेक्ट कर सकते हो कि ये वाला PDF मुझे चाहिए। उसके लिए मैं लमसम अमाउंट एक लूँगा, आपको पता है, देखने से मालूम होगा, 8 रुपया 10 रुपया एक मैं मांगता हूँ, क्योंकि भाई वो मेहनत के लिए है। देखो इतना टाइप करना ईजी तो नहीं है ना, है कि नहीं। तो अगर मैंने एक 10 रुपया मांगा भी, तो क्या वो एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कि नहीं, ठीक है ना। आई थिंक आप समझ रहे हो, है कि नहीं। तो अगर आपको डायरेक्टली डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें लिंक होगा। अगर आपको वो नहीं करना है, आपको मेरे से कांटेक्ट करना है, कि व्हाट्सएप में कांटेक्ट करो, उसमें नंबर भी होता है मेरा व्हाट्सएप नंबर, तो आप व्हाट्सएप कांटेक्ट करके
मेरे से डायरेक्टली पीडीएफ ले भी सकते हो। तो एनीवे जो भी हो ठीक है, अभी नेक्स्ट बहुत जल्दी लैब लेके आ रहा हूँ। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं, ठीक है। ओके देन, बाय बाय फॉर नाउ।